कोई भी एक एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट ले लेते हैं, मुझे उसको ऑनलाइन लेके जाना है, कहाँ से शुरू करें और कितना खर्चा होगा मेरा महीने का? सबके पास मोबाइल तो है, स्मार्टफोन है, कोई खर्चा नहीं होगा। कि मैं अगर ऑनलाइन वो प्रोडक्ट रख रहा हूँ मेरे नाम से, लेकिन मैं जहाँ से खरीद रहा हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरर वो भी तो वही प्रोडक्ट रख रहा है, तो फिर मेरे पास कोई क्यों खरीदेगा? आपके पास क्यों खरीदेगा, उसके पीछे के 2 रीज़न होते हैं। रिटर्न्स के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? आपका रेंट होगा, आपका स्टाफ होगा, ये सब खर्चे जोड़ते हुए उसके बाद में उसकी प्राइस डिसाइड करनी चाहिए, ना कि डायरेक्टली 300 का 350 में टिका दिया। बायर भी अच्छा होना चाहिए मेरे पास जहाँ से मैं खरीदूँ। क्या क्या सोर्सेज है अच्छे बायर को ढूंढने के? तो आप मंडी पता करो कि इस चीज़ की असली मंडी कौन सी है। आज भी इंडिया के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, होलसेल मार्केट के अंदर विशेषकर जितना बड़ा सेलर होगा ना वो उतना ज़्यादा ऑफलाइन मिलेगा। सर आपका एक्सपीरियंस क्या है, एड से ज़्यादा अच्छी ऑडियंस आती है या ऑर्गेनिक से? यदि आपको एड्स लगाने आते हैं ना तो एड से बेटर ऑडियंस नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एड्स लगाने कैसे। 2026 में अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो कौन सा बिजनेस चालू करोगे? क्या ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेस चालू करोगे या ऑनलाइन बिजनेस चालू करोगे, या दोनों का हाइब्रिड करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन? ये बिजनेस करने में क्या दिक्कतें आती है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या निश सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, कैसे मार्केट प्लेस में रजिस्टर करना चाहिए, कैसे ऑडियंस को लेके आना चाहिए और कैसे सेल्स जनरेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आज का पॉडकास्ट आप ही के लिए है। क्योंकि हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो सालों से ये काम कर रहे हैं, हर रोज ऑर्गेनिकली 1000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स वो अपने बिजनेस के लिए लेके आ रहे हैं। कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने आपके लिए ब्रेक डाउन की है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नया बिजनेस चालू करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है, तो भाई मेरे पहले ये पॉडकास्ट पूरा देख लो, क्योंकि उसमें सारी गाइड आपको मिलने वाली है। आज के हमारे जो गेस्ट है पीयूष अग्रवाल जी, केसीपीसी करके उनकी चैनल है, साड़ीज बांधनी सेल करते हैं। इतनी निश मार्केट, लेकिन इतनी निश मार्केट में भी 1000 से भी ज्यादा साड़ियों का ऑर्डर पर डे वो लेते हैं। मतलब उन्होंने ये बिजनेस को प्रूव करके दिखाया कि इस तरीके से काम होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको ही इनवाइट करें और आपको गाइड करें कि क्या करना क्या नहीं करना। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। बट बिफोर वी मूव अहेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एनालिटिक्स में देख रहा था सिर्फ 25 to 26% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर भाई ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे गेस्ट को लेके आ सकता हूं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे बिजनेस के पॉडकास्ट पे कमेंट आते थे कि यार मैं ऑफलाइन बिजनेस में अटका हूँ। हर किसी के मन में ये होता है कि यार मेरी छोटी सी दुकान है, छोटे से कोई प्रोडक्ट हम अपने आसपास के एरिया में तो सेल करते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी मार्जिन कम हो रहा है, वहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोग ऑनलाइन खरीदना चालू कर लिए, लेकिन हम अभी तक ऑनलाइन बेच नहीं पा रहे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्या करना कैसे करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो बस यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक नए पॉडकास्ट को लेके आए हैं, जहां पर एक मैं ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं आपके लिए जिन्होंने ये पूरा गेम क्रैक कर लिया है। आपको बिलीव नहीं होगा, हर रोज हर 24 घंटे में 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट वो अपने वेबसाइट से सेल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे उन्होंने ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, उनका भी आपके जैसे पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन हो चुका है। तो ये सारी चीजें समझते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। मैं वेलकम करना चाहता हूं पीयूष अग्रवाल जी को। पीयूष सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का सर हमारा पॉडकास्ट स्पेशली हमने डिजाइन किया है ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने पे। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, दुकानदार होते हैं जिनको आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा लग रही है, उनको अगर ऐसा खुद के बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना तो कैसे किया आपने, वो एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। तो पहले तो सर, ज्यादातर लोग तो आपको जानते ही हैं, क्योंकि आपके चैनल पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है और इतने सालों से आप कर रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर ऑलमोस्ट लोग जानते रहेंगे। फिर भी अगर 1-2% लोग ऐसे हैं जो शायद आपको नहीं जानते हैं, अगर आपको खुद के बारे में उनको बताना चाहते हो तो क्या क्या बताओगे? मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है और मैं सभी फॉलोअर से यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी एक बहुत छोटी सी दुकान है। छोटा सा शहर है सीकर, जहाँ से हमने इस दुकान को शुरू किया था, और ये दुकान आज इंडिया का मोस्ट फॉलोड एथनिक वियर बांधनी ब्रांड बन चुकी है। मोर देन 3.5 मिलियन फॉलोअर्स आर देयर ऑन सोशल मीडिया विद अस। और ये सब हमने क्रैक किया 6 सालों के अंदर। और ये हो पाया केवल एक कारण से कि आम आदमी के हाथ में, आम बिजनेसमैन के हाथ में आज एक हथियार आ चुका है जिसका नाम है सोशल मीडिया। और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, उसका फल हमें मिला। और हमारी साड़ी की दुकान एक छोटी सी दुकान है, लेकिन उस दुकान पर आज
नेशनली नहीं, पूरे इंडिया से नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अमेजिंग, प्लीज़। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत अच्छा आपने बता दिया कि हर किसी के हाथ में इंटरनेट है, हर किसी जी। को अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना है। लेकिन फिर भी लोग नहीं लेके जा पा रहे हैं। आज 95% लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऑफलाइन बिज़नेस करना ही पसंद करते हैं, जबकि कस्टमर्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो मुझे पहले तो सर बताइए कि कौन से ऐसे 3 इम्पोर्टेंट सिग्नल हैं, जब जब अगर बिज़नेस ओनर को दिखे कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे बिज़नेस में हो रही है, तो दिस इज़ द टाइम कि मुझे ऑनलाइन जाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ये बात ही गलत है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन जा चुके हो। कैसे जा चुके हो, उसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। पहले यदि मान लो किसी भी बिज़नेसमैन को कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ता था अपने होलसेलर को या अपने मैन्युफैक्चरर को, तो वो क्या करता था, वो अपने उसके पास जाता था और जाकर के ऑर्डर प्लेस करता था। लेकिन आज के टाइम पर वो जो मैन्युफैक्चरर है, वो उसको फ़ोटोज़ भेजता है व्हाट्सएप के ऊपर, और वो व्हाट्सएप के ऊपर ही उनमें से कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसको डायरेक्टली बोल देता है कि ये 4 पीस भेज देना, ये 10 पीस भेज देना, ये 40 पीस भेज देना। करेक्ट। तो इट मीन्स इट्स अ मिथ कि मेरे को ऑनलाइन जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जा चुके हो, आपको बस ये लग नहीं रहा कि यही ऑनलाइन है क्या। नंबर दूसरी हुँ। चीज़, मैं इसको पहला साइन मान सकता हूँ, और नंबर दूसरी चीज़ ये कि आपका कस्टमर आज से पहले ज़्यादा समय कहाँ पर बिताता था? अपने घर पे बिताता था, और उसके बाद में उसको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता था तो वो मार्केट में जाता था और घूमता था। लेकिन आज उल्टा हो चुका है। आज एवरेज यदि मैं बात करूँ, लोग कितना सोशल मीडिया के ऊपर समय व्यतीत करते हैं, तो इंडिया के अंदर टॉप नॉच पे ये टाइम आता है, लगभग 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया में बताते हैं कि एक आम आम आदमी, आम इंडियन 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहा है। अब यदि आप ऑनलाइन नहीं आए हो ना, तो आपका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है ना, वो कॉम्पिटिटर जाकर के वहाँ पर उसके मोबाइल के अंदर घुस जाएगा, और उस मोबाइल के अंदर घुस करके उसको अपना प्रोडक्ट दिखा देगा। करेक्ट। अब ये ऐसी-सी बात हो गई कि मान लो मेरे शहर के अंदर एक एग्ज़िबिशन लगा है और उस एग्ज़िबिशन के अंदर मैंने अपनी स्टॉल ही नहीं लगाई, तो ये बेवकूफ़ी होगी। इन द सेम वे मेरे को मेरे प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दिखाने हैं, तो मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर उसके मोबाइल के अंदर घुसना ही पड़ेगा। और नंबर तीसरी और आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमेशा एक हवा आती है। हवा 3 टाइप से आती है, किसी भी चीज़ का ट्रेंड आता है तो। पहला ट्रेंड ये होता है मार्केट के अंदर कि लोग शुरू-शुरू में कोई चीज़ चालू करने की कोशिश करते हैं, और थोड़े टाइम बाद में जब वो चालू करते हैं, उस वक़्त लोग उसका खूब मज़ाक उड़ाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में जब वही चीज़ एक आम चीज़ बन जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद में जो थर्ड थर्ड ट्रेंड आता है, थर्ड फेज़ आता है उसका, उसके अंदर ये होता है कि या तो आप उस मार्केट के अंदर रह रहे हो, तो आप ये चीज़ अडॉप्ट करो, अदरवाइज़ आप आउट कर दिए जाओगे। तो इन द सेम वे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ नोकिया का। नोकिया ने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला और नोकिया आउट हो गया मार्केट से। करेक्ट। इन द सेम वे यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो पहली स्टेज ये है, आप ऑनलाइन जा चुके हो। दूसरी स्टेज ये है कि आपको जाना पड़ेगा, और तीसरी ये है कि आप नहीं जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं आपको लगता है ऑफलाइन बिज़नेसेस में? क्या टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम आता है? क्या पैसों का प्रॉब्लम आता है, या टाइम नहीं होता है बिज़नेस ओनर के पास? इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो नई चीज़ से डर है। हमें कोई भी नई चीज़ चालू करनी होती है ना, तो उसको लेकर के डर लगता है कि यार क्यों करेंगे, और उस काम को बार-बार टाल रहे होते हैं। यहाँ पर आम आदमी के साथ केवल एक ही प्रॉब्लम है कि उसने अभी तक शुरू नहीं किया। अब जब हुँ। शुरू ही नहीं किया ना, तो उसको अलग-अलग टाइप के मिथ्स हो रहे होंगे, अलग-अलग टाइप के असम्पशन्स चल रहे होंगे कि यार ये तो पता नहीं कितना बड़ा गेम है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को तो मोबाइल ही ढंग से चलाना नहीं आता, और ये तो टेक्नोलॉजी वालों का काम है। यहाँ पर तो सब आईआईटीयन ही आईआईटीयन घुसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, डोली चाय वाला फेमस हो गया, है ना? उस वो तो चाय बनाता था। आज आम जो व्यापारी है, उसको पता है कि ये करना कैसे है। वो उसकी शॉप पर जब कस्टमर आता है, तो वो शॉप पर जब कस्टमर आता है, तो उसको प्रोडक्ट्स तो शो करता ही है, करेक्ट। और वो उस चीज़ का मास्टर है। ऑलरेडी वो 10 साल से अपनी दुकान चला रहा है। तो यहाँ पर उसको करना कुछ नहीं है, बस अपने कस्टमर से बातचीत करनी है अपने कैमरे के ऊपर कैमरे। आकर के। और कैमरे के ऊपर आने की बस इतना सा डर है, वो एक बार उसको आना पड़ेगा, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार उसको फंबलनेस होगी, उसको ऐसे हेजिटेशन होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। 6 महीने बाद में वो अपने धंधे का खिलाड़ी बन चुका होगा, और मार्केट के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका होगा। तो ये करेक्ट। बस आने-आने का डर है, एक बार आने की कोशिश करनी है, एक बार आ गए तो उसके बाद में बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएँगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलो, एक बार कैमरा के सामने आ भी गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी भी एक बैरियर आ जाता है। लोगों को पता नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करें। देखते तो हैं कि यार ये वेबसाइट्स बनती हैं, ऐप्स बनते हैं, वहाँ से लोग परचेज़ करते हैं। लेकिन क्या एक बिज़नेस ओनर के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? एक्सपेंसिव नहीं आना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। आप यदि अपनी शॉप के ऊपर 10,000 प्रोडक्ट लेकर के बैठे हो, टोटल क्वांटिटी में,
और 10,000 प्रोडक्ट्स को आप अपने कस्टमर्स को दिखाते, मान लो सपोज करो आपके पास रोज के 20 कस्टमर आ रहे हैं, 20 कस्टमर आपके पास रोज आ रहे हैं और 10,000 पीस देख रहे हैं, साल के एंड में आपके पास 5,000 पीस का ऑर्डर आ चुका। करेक्ट बात है। अब 5,000 पीस के अंदर उसने जितने भी रुपए कमाए, अब उसके पास 20 कस्टमर रोज के आ रहे थे। अब यदि वो ऑनलाइन चला जाएगा तो उसके सामने 200 कस्टमर रोज के आने लग जाएंगे, और 200 कस्टमर आने लग जाएंगे तो उसके पास लगभग 50,000 क्वांटिटी का साल के एंड में ऑर्डर होगा। अब आप इस चक्कर में ये देखो कि भाई 10,000 रुपए मेरे महीने के खर्च हो जाएंगे, 5,000 रुपए मेरे महीने के खर्च हो जाएंगे। उसको देखने की जगह ये देखो ना कि आपने साल के एंड में 50,000 पीसेस का ऑर्डर आया हुआ छोड़ दिया, क्योंकि आप नहीं आ रहे हो उसके सामने। तो दिस इज करेक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो कोई बात नहीं, वो 10,000 रुपए बचा लो, लेकिन आप 10,000 रुपए बचा नहीं रहे, आप 1 लाख 2 लाख रुपए खो रहे हो सामने से। करेक्ट तो करेक्ट दिस करेक्ट इज अ वेरी बिग कॉस्ट विच वी आर पेइंग अदर बाय नॉट गोइंग ऑन ऑनलाइन। करेक्ट करेक्ट। सर फिर भी कितना खर्चा होता है अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि यार मेरी दुकान है, मुझे अभी कल से कोई भी एक एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट ले लेते हैं, मुझे उसको ऑनलाइन लेके जाना है, तो कहाँ से शुरू करें और कितना खर्चा होगा मेरा महीने का? सबके पास मोबाइल तो है, स्मार्टफोन है, कोई खर्चा नहीं होगा। आपको स्मार्टफोन लेना है, उसके ऊपर जाकर के अपने प्रोडक्ट शो करने हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स करनी है और उसको इंस्टाग्राम पर डालना है। इंस्टाग्राम फ्री है, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आपको स्टार्ट वहाँ से करना है। वहाँ से स्टार्ट हो गया, उसके बाद में धीरे-धीरे करके आपकी जर्नी अपने आप आ जाएगी। मतलब ऐसा है कि आप पानी के अंदर उतरो तो सही, उतरोगे तभी तो तैरना आएगा ना। हम दूर बैठे-बैठे सोच रहे थे कि यार पानी में मैं तो डूब जाऊँगा, जबकि ज़मीन देखोगे वो 4 फीट 5 फीट के ऊपर आजकल स्विमिंग पूल होता है, तो 5 फीट के ऊपर आप डूबने का तो खतरा है नहीं। तो करेक्ट। इन द सेम वे जब आप इंस्टाग्राम खोल करके बैठ जाओगे कि यार मेरे को तो आना ही है, तो उस वक़्त आपको पता ही चलेगा कि यार खर्चा इससे ज़्यादा तो मैं कर रहा था अपने बिज़नेस के अंदर। 10 टाइप के दूसरे तरीके लगा रहा था, एक लड़के को खड़ा कर रहा था। हमारे मार्केट के अंदर क्या होता है छोटे शहरों के अंदर, एक लड़के को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं तेरे को महीने के 10,000 रुपए देंगे और तू रोड के ऊपर खड़ा हो जा और आते-जाते जितने भी कस्टमर दिख रहे हैं उनको पकड़-पकड़ करके लेकर के आ। अरे मैडम साड़ी चाहिए क्या? मैडम सूट चाहिए क्या? मैडम ये चाहिए क्या? मैडम वो चाहिए क्या? तो तुम 10,000 रुपए ऑलरेडी उसको दे रहे हो, उसकी जगह तुम डायरेक्टली अपने मोबाइल के ऊपर खर्चा कर दो ना। थोड़ा-सा और बेटर मोबाइल ले लो, इतना करना पड़ेगा। या फिर मान लो एक लड़के को या लड़की को हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए ये वाला काम कर देगी। बस करेक्ट इतनी सी कॉस्ट है और कोई कॉस्ट ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अमेजिंग अमेजिंग। फोन से शूट करो, इंस्टाग्राम पे डालो, कंटेंट अच्छे से बन जाता है। एग्जैक्टली और इसके अलावा मान लो किसी को मार्केट प्लेसेस पर भी जाना हो, जैसे हम लोग करते हैं, तो अमेजन पर जाना हो, फ्लिपकार्ट वगैरह पर जाना हो, सब कुछ फ्री है। आपको मार्केट प्लेस के रजिस्ट्रेशन फ्री मिलेंगे, आप जाओ वहाँ पर रजिस्टर करो। अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज खुद को आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो पड़ोस में किसी फोटो स्टूडियो वाले को दे दो कि भाई मेरे ये 10 प्रोडक्ट हैं, इनकी फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ खींच के दे दे। प्रोडक्ट को वेबसाइट उनके अमेजन में, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेसेस पर लिस्ट कर दो, और वहाँ पर लिस्ट कर दो, 10-15 दिन में आपके पास ऑर्डर धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाएंगे। हम्म। उसका भी कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स की फोटोज़ तो आपको खींचनी है, और आप खुद नहीं खींच सकते तो आप जिससे लेते हो उसको बोल दो कि भाई मेरे को ऐसी फोटोज़ चाहिए, वो भेज देगा। आजकल करेक्ट सब मँगवा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। कभी कभी तो ये भी होता है ना कि मैं अगर ऑनलाइन वो प्रोडक्ट रख रहा हूँ मेरे नाम से, लेकिन मैं जहाँ से खरीद रहा हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरर वो भी तो वही प्रोडक्ट रख रहा है, जी। तो फिर मेरे पास कोई क्यों खरीदेगा? आपके पास क्यों खरीदेगा, उसके पीछे के 2 रीज़न होते हैं। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, उनको बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, और वो एक-एक कस्टमर के साथ माथापच्ची नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है विरल भाई, कि अब वो एक-एक ऑर्डर लेना नहीं चाहेगा, तो उसको लगेगा कि यार ये तो मेहनत वाला, मगजमारी वाला काम है, मेरे से ये मेहनत नहीं होगी। वहीं आपका जो कस्टमर है, उस कस्टमर को आपके जैसे प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा वैरायटी में मार्केट प्लेसेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आपके पास कुछ यूनिक डिज़ाइन्स हैं। भई आपकी दुकान 10 साल से चल रही है एक एरिया के अंदर, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात थी, तभी तो चल रही है, करेक्ट। प्रोडक्ट्स में और आपकी बातचीत में। वो दोनों चीज़ें आपको अपने कस्टमर को और ज़्यादा कस्टमर्स को ऑनलाइन के थ्रू शो करनी है। तो सेम चीज़ आप फ़ोटोज़ डालो, अमेज़न पे डाल दो, मिंत्रा पर डाल दो, फ्लिपकार्ट पर डाल दो, या अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर डाल दो, और वहाँ से फिर इंक्वायरीज़ आनी शुरू हो जाएगी। 1-1, 2-2 पीस आप पहले भी बेचते थे रिटेलर के तौर पर, अब भी आपको बेचने हैं। इतना सा फ़र्क है, और कस्टमर के तो डेफ़िनेटली फ़ायदा है। फिर भी लोग क्यों नहीं करते हैं? बैरियर्स क्या क्या है? मैं मेन बैरियर्स यदि आपको बताऊँ, तो मेन बैरियर्स तो ये है कि सबसे बड़ा बैरियर तो अपना माइंडसेट ही है। सिंपल बात है कि खुद को करना करने में नहीं ज़ोर है। आ रहा है, खुद को मेहनत हो रही है, खुद को डर लग रहा है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो सबसे पहला बैरियर तो वो है। नंबर दूसरा, मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी को लेकर के इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से कुछ टाइम पहले मेरे पापा मेरे को रोज़ टोका करते थे, हम दोनों तीनों भाइयों को, कि ना तुम लोग पूरे दिन मोबाइल में पड़े रहते हो। ठीक है? अभी 6 महीने पहले पापा मोबाइल लेकर के आए, अब मम्मी टोक रही होती है कि ना आप पूरे दिन मोबाइल में पड़े रहते हो। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग।
आप एक बार हाथ में तो लो, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यार ये तो चलाने लायक चीज़ थी। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आज, मतलब 40-50 एज के जितने भी लोग हैं ना, ऑलमोस्ट सब स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर अब आ चुके हैं। तो करेक्ट, ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं जो इसको करने जैसी है। करेंगे तो फिर वो टेक्नोलॉजी का जो गैप है ना, वो अपने आप निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो ये 2 बैरियर्स बोल सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई एक्स्ट्रा बैरियर है नहीं ऐसा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर आपके बिज़नेस में ज जहाँ तक मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था केपीसीपी जो आपका जी, बिज़नेस है, उसके अंदर आई थिंक आपने आपके दादाजी ने शुरू किया था, फिर जी, आपने आपके पापा ने लिया, फिर आपने जी। लेके आए। ज़्यादातर फैमिली रन बिज़नेस में यही दिक्कत आती है कि दादा को लगता है कि मैंने जैसा बिज़नेस किया, मेरा बेटा वैसे ही बिज़नेस करना चाहिए। आपके पिताजी को ऐसे ही लगता होगा कि नहीं, मैंने जैसे दुकान चलाई, वैसे ही आपको भी चलानी चाहिए। लेकिन आपने अलग तरीका उसमें अपनाया। तो ये चैलेंज को कैसे आपने टैकल हिरल किया? भाई, ये दुःख तिरक के ऊपर हाथ रखा है आपने, है ना? मतलब ऐसी नस दबाई है जिसको मैं छेड़ नहीं रहा था। बट एनीवेज़ आपने छेड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेफ़िनेटली ये होता आया है कि जब भी आप किसी तरीके से काम कर रहे हो और आपका बच्चा टेढ़ा चलने की कोशिश करेगा, तो एक बार आपको अनकम्फ़र्टेबलनेस होगी। ये मेरे फ़ादर के साथ भी थी और मेरे से जितने भी बड़े थे उनके साथ भी थी। इवन मैं सीए हूँ प्रोफ़ेशन से, और मैं सीए होने के बाद मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी ले रहा था, इवन गवर्नमेंट जॉब भी मेरे को मिल चुकी थी। बट मेरे को ना, मेरे पापा ने ये कहा, मतलब मेरे साथ ये था कि भई मेरे को कुछ और करना था और मेरे को इंटरेस्ट था हमारे फैमिली बिज़नेस के अंदर। और जब मैं फैमिली बिज़नेस के अंदर एंटर कर रहा था तो मेरे को मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे पापा हैं, उन लोगों की तरफ से बार-बार ये आती थी कि यार तू इससे बढ़िया तो सीए वाला ही काम कर ले, ये क्यों करेक्ट, इसमें घुस रहा है? करेक्ट। तो डेफ़िनेटली उनको लगता था कि यार ये इसमें कुछ नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हमने भी कुछ नहीं निकाला था। बट समय के साथ टेक्नोलॉजी चीज़ें बदल रही है, तो जो फैमिली बिज़नेस के अंदर है, मेरी तरह जो थे, उनके लिए मैं यहाँ पर एक अच्छी सीख लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाओ, और उसके बाद में आप अपने घरवालों को कॉन्फिडेंस में लाओ। 1-2 आप कोई चीज़ ढंग की कर दोगे ना, तो घरवाले बोलेंगे हाँ, इसको कुछ तो आता है। फिर हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी लाइफ़ को ईज़ी करते जाओ, ईज़ी करते जाओ, ईज़ी करते जाओ। आप पाओगे कि वो खुद सबसे बड़े सपोर्टर आपके बन गए, जो आपके अगेंस्ट में खड़े थे, कि यार ये हमारा बच्चा है और ये करके दिखा सकता है। तो वो सेम चीज़ डेफ़िनेटली होती है फिर वो रुकती नहीं है होने से। करेक्ट, करेक्ट। इनिशियल डेज़ में बहुत दिक्कत होती रहेगी कि कैसे हम अपने रिज़ल्ट्स को दिखाएँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग जब भी आपने वीडियोज़ बनाना चालू किया तो इनिशियल डेज़ में तो इतना ज़्यादा ट्रैक्शन आएगा नहीं, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे नहीं। जबकि आपका टाइम वहाँ पर ज़्यादा जाएगा, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना। तो वो टाइम को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ नया सोच रहे हो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाने में, स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको भी आए रहेंगे। क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे और उससे आपने कैसे टैकल किया? मैं यहाँ पर 2 स्टोरीज़ ऐड करूँगा। मैं फाउंडर्स की स्टोरीज़ बहुत देखता हूँ। मैं कल देख रहा था जेफ बेज़ोस की स्टोरी। ही स्टार्टेड इन 1990s, और उन्होंने जब चालू किया था ना, तो अब उनकी पुरानी फ़ोटोज़ मैं देखता हूँ ना, तो वो फ़ोटोज़ ऐसी है जैसे कि हमारी दुकानें होती है। और आज देखो ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। करेक्ट? तो ये अपन ने एक स्टोरी ली। इसके बाद में मैं नाइकी की बात करूँ, मैं बात करूँ एडिडास की, मैं बात करूँ किसी भी बड़े ब्रांड की, जो आज हमें ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो पता नहीं क्या कर दिया। सबकी शुरुआत सेम तरीके से हुई थी, सेम छोटी-सी दुकान से हुई थी। उस वक़्त उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, वो हमारी तरह एक-एक कस्टमर से माथापच्ची कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने एक जगह रेंट के ऊपर ली थी, रेंट के ऊपर जगह लेने के बाद में खुद ही उसके ऊपर कलर पेंट किया होगा। फिर उसके बाद में एक टेबल सी सेकंड हैंड खरीद करके लेकर के आए होंगे और वहाँ पर जाकर के बैठ गए होंगे। तो हुँ, शुरुआत सबकी वैसी थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके रिसोर्सेज़ आते जाते हैं, टीम बिल्डअप होती जाती है, और टीम बिल्डअप होने के साथ-साथ उनको समझ में आने लग जाता है कि अब मेरे को आगे मार्केट में तैरना कैसे है। पहले छोटी मछली हूँ, आगे शार्क खुद ही बन जाते हैं। करेक्ट। तो ये बैरियर्स तो बस यही है कि हमारे खुद के माइंडसेट के ऊपर यदि एक बार काम कर गए, उसको क्रैक कर लिया, तो फिर सब कुछ अपने आप ही क्रैक होकर निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनिशियल डेज़ में आपको बहुत सारे और भी चैलेंजेस आए रहेंगे, मतलब कैसे वो रिज़ल्ट्स को दिखाना या कैसे उनको कन्विंस करना कि हाँ, मुझे ये काम करने दो, या ऑब्वियसली बात है जब भी आप ऑनलाइन सेल करोगे तो और भी दिक्कतें आई रहेगी, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न आ गए रहेंगे या कोई क्लाइंट ने मंगवा लिया रहेगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसका ऑनलाइन ऐसे कपड़ों का ही हुँ, हुँ, बिज़नेस हुँ, है, हुँ। तो बता रहे थे कि यार वो लोग ऑर्डर करते, एक दिन खुद पहन के इवेंट में जाके आते, दूसरे दिन बोलते नहीं प्रोडक्ट बराबर नहीं था, रिटर्न कर दे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए रहेंगे, कैसे टैकल किया? चैलेंजेस तो काफ़ी थे, मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं याद भी नहीं कर सकता, इतने सारे चैलेंजेस थे। शुरुआत में हमने अमेज़न से शुरू किया था, अमेज़न के ऊपर हमने प्रोडक्ट लिस्ट किए थे। अमेज़न के जब प्रोडक्ट लिस्ट करते थे तो हमारा बहुत छोटा-सा शहर था, हमारे पास कोई फ़ोटोशूट वाली कंपनियाँ नहीं थी। किसी फ़ोटोशूट वाले के पास चले भी जाओ तो बोलता था वैसे भी ये सब काम हमें नहीं आते। तो हमने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ खींचना शुरू किया था, और प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ खींचने के बाद में व्हाइट बैकग्राउंड कैसे करें नहीं आता था, तो पेंट जो एमएस पेंट होता था उसको खोल करके खुद ही पेंसिल बाय पेंसिल डॉट टू डॉट्स कनेक्ट करके उनका बैकग्राउंड रिमूव करते थे। मेरे को अच्छे से याद है, मेरे कुछ एक प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर टॉप 100 की लिस्टिंग के अंदर पहुँच चुके थे,
और उसके 1 डेढ़ महीने बाद में मेरा अकाउंट अमेजन वालों ने सस्पेंड कर दिया था। रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल सा था कि भाई हमारी फ़ोटोज़ ही ढंग की नहीं थी। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि और कैसे फ़ोटोज़ लेनी होती है। तो अब टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इतना तो पता था कि भई ये ऐसे-ऐसे करके करना होता है। बट उसके अंदर के रूल्स क्या हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो हमें नहीं आइडिया नहीं होते थे। एट द सेम टाइम ये भी प्रॉब्लम्स आती थी कि हमारे पास मान लो कि 40 पीस हैं रेड कलर के और 41 पीस के ऑर्डर आ गए। अब क्या? अब वो 1 पीस का ऑर्डर हम कैंसल करते तो हमारे एक प्रोफाइल के ऊपर रेड रिमार्क लगता था। उस रेड रिमार्क को हटाने के लिए हम लोग कोई दूसरे कलर का प्रोडक्ट डाल करके भेज देते थे, तो कस्टमर उसको बैड रिव्यू में काउंट करता था कि आपने लाल बोला था, पिंक भेज दिया। शुरुआत के दिनों में हमें पता नहीं होता था कि भई ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कि काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे। इवन कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ था कि हम लोग हमारी टीम के साथ ही काम कर रहे हैं, तो मान लो व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऑर्डर आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऑर्डर आया आया है रमेश भाई का और भेज दिया सुरेश भाई को। अरे सुरेश भाई का ऑर्डर भेज दिया, जाना था पंजाब, भेज दिया हरियाणा। तो ऐसी भी बहुत सारी दिक्कतें लगातार आई थी। लेकिन ये सब दिक्कतें हैं ना, ये सब दिक्कतें आपको हर बार कुछ ना कुछ सिखा कर के जाती है। आज मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरे पास यदि 20,000 पार्सल महीने के शिप हो रहे हैं ना, तो 20,000 में से एक पार्सल ऐसा नहीं होता जो इसको जाना था उसको चला गया, या इस स्टेट में जाना था उस स्टेट में चला गया। वी हैव अ ट्रैक ऑफ दैट, बट वो तब होगा ना जब आपने शुरू करा होगा। और जैसे-जैसे आप करते जाओगे तो आपको चैलेंजेस भी पता चल जाएँगे, आपको प्रॉब्लम्स भी पता चल जाएँगी। उन प्रॉब्लम्स के साथ उनके सॉल्यूशंस भी आइडिया लग जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल जाएगी। जैसे-जैसे पता चलेगी वैसे-वैसे हम फाइंड आउट करते जाएँगे करेक्ट, सॉल्यूशंस। करेक्ट, करेक्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार वो बस वो सीक्रेट फ़ॉर्मूला बता दो हाँ, कैसे आप ये करते हो मैं कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा जब नहीं भी होता है। करोगे, सीखोगे तब पता चलेगा डेफ़िनिटली। ऑटोमैटिकली। सर मैं जानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसमें किया है। मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट को हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड बना लेना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको ऑनलाइन बिज़नेस चालू करना है, भले खुद का बिज़नेस नहीं, खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंकल, आंटी, चाचा या किसी का भी रेफ़रेंस में किसी का बिज़नेस हुँ। है, हम उनके बिज़नेस में जाएँ और उनको बोले कि आपका बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना है। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर किसी का बिज़नेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप आता है कि कौन-सा प्रोडक्ट चूज़ करें जो ऑनलाइन बिक सके। अगर हम ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट बेस्ट फिट है? कि अगर आप आज शुरू कर रहे हो, तो ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, ये वाले प्रोडक्ट पे मत दो। हमारे गाँव के अंदर गाय के गोबर से बनते हैं थेपले, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़कुले, है ना? मैंने अमेज़न पर वो भी बिकते हुए देखे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जिसकी ऑनलाइन डिमांड नहीं है। आप कुछ भी बेचो, लोगों को चाहिए लिटरली, लिटरली लोगों को चाहिए। मैं इस मामले में मेरे से जितने भी लोग पूछते हैं ना, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपके घर में जिस चीज़ का बिज़नेस रहा है ना, या आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं ना, आप उससे शुरू करो। क्यों? क्योंकि आपको उनका लर्निंग कर्व काम आएगा, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। कोई नई चीज़ में घुसोगे, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उस मार्केट की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप जो चीज़ करते आ रहे हो, आप सबसे पहले उसी चीज़ के ऊपर हाथ आज़माओ ना। मेरा एक फ्रेंड है, उसके जूतों का काम है। अब वो बोल रहा है कि मेरे को मसाले बेचने हैं ऑनलाइन। अरे भाई 20 साल से तुम लोग बेस्ट सेलर हो इस चीज़ के। इतना बड़ा आप लोगों का कारोबार है, आप जूते बेचो ना ऑनलाइन। नहीं, इसमें वो मज़ा नहीं आएगा। आपको क्या पता मज़ा नहीं आएगा? करेक्ट। आपको वो जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो सीधा शुरुआत के रूप में मिल जाएगा। लोगों को वो 20 साल का एक्सपीरियंस अब अर्न करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ के अंदर आप हो, उसी चीज़ से आप शुरू कर दो। दैट्स द बेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी अगर एक देखेंगे कि 2026 में अगर मुझे नया बिज़नेस चालू करना है, एक्सपीरियंस नहीं है, चलो मैं एकदम नया पर्सन हूँ, तो कौन से टाइप के प्रोडक्ट में जाएँ? सबसे पहले फिर इसके लिए डेफ़िनेटली एक ही बात है कि आप मार्केट रिसर्च करो, है हुँ, ना? खुद की जो पढ़ाई रही है अब तक, या फिर मान लो खुद को जो भी चीज़ रिलेट कर पाते हैं, उस चीज़ से रिलेट करो, और उससे रिलेट करते हुए फाइंड आउट करो कि यार इस चीज़ के अंदर मैं घुसना चाहता हूँ। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर यदि मेरे को कोई आकर के बोले कि भाई आप ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मशीनरी बनाओ और उसको बेच लो, एंड आई एम नॉट कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, कि मेरे को पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में किस किस टाइप की चीज़ें होती है, तो मैं उस चीज़ को क्यों बेचने के लिए जाऊँ। लेकिन हाँ, मैं कपड़े रोज़ पहनता हूँ, मेरे को कपड़ों का पता है। मैंने व्हीकल्स के तौर पर अलग अलग टाइप के हेलमेट्स वगैरह मंगवाए हैं, मेरे को हेलमेट्स का पता है, मेरे को चश्मों का पता है, मेरे को घड़ी का पता है, मेरे को पेन का पता है, मेरे को कॉपी का पता है, या मेरे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पता है। अब जिस चीज़ से आप कनेक्टेड हो ना, आप उस चीज़ के अंदर घुसने की कोशिश करो। उसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आपका की इंटरेस्ट बना रहेगा लगातार। हुँ। अदरवाइज़ ऐसा हो जाएगा कि आप थोड़े टाइम बाद में उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, तो आप बोलोगे कि यार ये तो मैं कौन-सी दुनिया के अंदर आ गया, मैं चाँद के ऊपर आके क्यों बैठा हूँ। हाँ, करेक्ट, मतलब आपका पैशन कुछ और है हाँ, और पैशन आप कुछ और है और कहीं बेच और कुछ और रहे हो, और करेक्ट। बिकेगा सब कुछ, बिकेगा डेफ़िनेटली सब कुछ। किसी को रिस्क कम लेना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है जो
रेगुलर जो लाइफ में डे टू डे लाइफ में प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, जैसे काफ़ी लोग आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं और उनको अमेजन वगैरह पर अच्छे खासे सेल करते हैं, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ आती है, तो उस टाइप की कोई चीज़ से चालू कर लो, उससे आपको एक्सपीरियंस और लर्निंग मिल जाएगी। बाद में मैं आपको एक चीज़ पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप हो सकता है कि शुरू करो एक मग से, है ना? बाद में जाकर के आप ज्वेलरी बेचने लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। घुसना एक जगह से पड़ता है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने शुरू-शुरू में बैग लिस्ट करे थे और बैग भी मैंने मार्केट में जाकर के एक दुकानदार से लेकर के आया था और उसके बेचे थे। मेरे को पता नहीं था कि मैं साड़ियों के काम में घुस जाऊँगा। हम्म, आई वाज़ वहाँ नॉट पर फिर वो अवेयर। ऑनलाइन बेचने की कला आपको आ गई। फिर भले बस। वो बैग हो, साड़ी हो, ज्वेलरी हो, कोई भी चीज़ हो। बैग तो मैं 16 बैग लेकर के आया था, 16 के 16 2 साल तक पड़े थे। बिके नहीं थे। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। क्या कुछ इसके बेंचमार्क्स होते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मतलब अगर मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई ये प्राइस रेंज वाला ही प्रोडक्ट सेल करो, ये प्राइस रेंज वाला नहीं, या ये कैटेगरी वाले, ये कैटेगरी के नहीं, ऐसे कुछ? मैं इस मामले में 2 चीज़ें कहूँगा। यदि आप रिस्क के साथ खेलना चाहते हो ना, तो आप शुरुआत भी एक अच्छी इन्वेंटरी के साथ करो, एटलीस्ट लाख 50,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेकर के आओ और हुँ, उसके बाद में चालू करो, है ना? क्या होता है कि आज मान लो मेरे को कोई भी चीज़ खरीदनी होगी, सपोज़ मेरे को एक शर्ट ही खरीदना है और मैंने देखा कि यार ये एक ऑनलाइन बेचने वाला है, इसके पास 3 ही शर्ट हैं। मैं नहीं खरीदूँगा ना, मेरे को भी तो हुँ, वैरायटी चाहिए, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। इन द सेम वे यदि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप एटलीस्ट 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट डालो, उसके अंदर फिर वैराइटीज़ बनाओ, वैराइटीज़ बना कर के शुरुआत करो। आपको लर्निंग भी मिलेगी और आपको किक स्टार्ट भी फास्ट मिल जाएगा। करेक्ट। अब इसमें ये मत करो कि भई मेरे को 1,00,000 रुपए क में से 20-20 हज़ार रुपए के 5 प्रोडक्ट लाने हैं, नहीं। आप कर लो 500 रुपए की बिक्री वाला प्रोडक्ट ले आओ, 1000 रुपए की बिक्री वाला प्रोडक्ट ले आओ, वहाँ से शुरू कर लो। ऑनलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा लो रेंज के आइटम्स बिकते हैं, तो वहाँ से आप शुरुआत कर लो। और यदि आप वो नहीं कर सकते ना, तो मैं कहूँगा जो कर रहा है ना, एक बार उसके पास 4-6 महीने एक्सपीरियंस ले लो। उससे हुँ, जुड़ जाओ एक बार, उसके थ्रू कैसे-कैसे पता कर लो कि वो करता क्या-क्या है। उससे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का आइडिया हो जाएगा, फिर आप कहीं से पैसा ला कर के डाल लो। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने शायद 10-1 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट डाल कर के शुरुआत करी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज मेरे को जाकर के रियलाइज़ होता है कि यदि कोई शुरुआत कर रहा है ना, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर के शुरुआत कर लेगा। उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसकी स्टार्ट में जो शुरू का मान लो शुरुआत करने के बाद में 1 साल लगता ना, उसको फिर 6 महीने ही लगेंगे वहाँ तक पहुँचने करेक्ट। में। और आप और मैं दोनों जानते हैं विरल भाई, टेक्नोलॉज़ी और टाइम इस स्पीड से भाग रहा है कि आप 6 महीने भी लेट हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो। हुँ, तो आप लेट मत करो, मैं तो ये कहूँगा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप चालू कर लो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये 16 बैग्स बिके क्यों नहीं थे? उससे क्या-क्या लर्निंग्स आपके हैं? सबसे बड़ी लर्निंग तो यही थी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि मैं उस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग ही नहीं करता था। तो जिसके पास मैं लेने के लिए गया था तो उसने ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट मेरे को चिपकाए थे जो किसी को पसंद नहीं आते। मेरे लिए नया हुँ, था, मैंने उसको जाकर के बोला, भाई मेरे को ऑनलाइन बेचना है, अच्छा आप मेरे को अपने हिसाब से 16 बैग दे दो, तो उसके जो नहीं बिक रहे थे वो उसने मेरे को पकड़ा दिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि भई आपको लर्निंग करो का फ़ायदा लेना है तो आप उसी इंडस्ट्री में जाओ ना जिस इंडस्ट्री से आप बिलॉन्ग करते हो। करेक्ट। तो अब फिर मैंने जब प्रोडक्ट्स में साड़ीज़ वगैरह या चुनरी वगैरह जो हमारी राजस्थानी ओढ़नी होती है, वो मैंने डालनी शुरू करी, तो मेरे को पहले से पता था कि ये कस्टमर को पसंद आएगा। तो वो मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया। तो एक तो सबसे एब्सोल्युटली। बड़ा रीज़न यही था। दूसरा रीज़न ये था कि ये हमारी शुरुआत भर थी और मैंने पीसेज़ बहुत कम लिए थे, मैंने 16 ही लिए थे। अब 16 के भरोसे आप प्रोडक्ट बेच लो, 16 के अंदर मैं हर डिज़ाइन के 2-2 पीस लेकर के आया था, 8 डिज़ाइन हो गई थी। 8 डिज़ाइन से ऑनलाइन नहीं चालू होगा ना। आपको हुँ, एटलीस्ट मतलब 30-40 प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे और उसमें भी इन्वेंटरी डालनी पड़ेगी। तब जाकर के आपको लगेगा कि यार ऑनलाइन पे मान लो अमेज़न पे लिस्ट कर दिया या मीशो पे लिस्ट कर दिया, तो वहाँ पे ऑर्डर्स आने रिपीट आने चालू होंगे। करेक्ट। फिर अमेज़न का विरल भाई सॉरी, ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा गेम क्या होता है कि आपको सेम डिज़ाइन, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी रिपीट देनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा होगा कि आपकी दुकान में 40 टाइप के प्रोडक्ट है ना, और सपोज़ करो केवल एक प्रोडक्ट हिट हो गया, तो आपके वो 40 प्रोडक्ट पड़े रह जाएँगे, उस एक प्रोडक्ट के 10,000 पीस बिक सकता है। ये आपके पास एक सामने से अपॉर्च्युनिटी होती है, बट उसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक लेकर के चालू करना पड़ेगा। करेक्ट, 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 एब्सोल्युटली। तो सर फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया, जहाँ पर मुझे पता चल गया कि कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करना है और क्या प्राइस रेंज के रखना है। चलते हैं सेकंड स्टेज पे, जहाँ पर मुझे प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मतलब क्या अगर मेरा एक प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई गिफ्टिंग का प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ये पेन बेचना चाहता हूँ, व्हाटएवर। कहाँ पर सेल करें? क्या मेरी खुद की वेबसाइट बनाएँ? क्या मैं व्हाट्सऐप पे क कैटलॉग्स बनाऊँ? क्या अमेज़न पे जाऊँ या मीशो या कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म? स्टार्ट कैसे होना चाहिए? और फिर जब ये एक्सपीरियंस हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं इस मामले में 2 चीज़ें बताऊँगा, दोनों चीज़ें करनी ही चाहिए डेफ़िनेटली। नंबर पहली तो जहाँ पर ग्राहक है ना, आप वहाँ पर खुद को पहुँचा दो।
अमेज़न हुआ, मिंत्रा हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, इनके पास सबके पास ग्राहक हैं और इनके पास वो ग्राहक हैं जिनका ई-कॉमर्स को लेकर के माइंडसेट वेरी क्लियर है, बड़ा एकदम साफ-सुथरा है कि भई हमें इनसे खरीदना है और कस्टमर वहाँ पर सिक्योर भी फ़ील करता है क्योंकि उन्होंने वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट अपनी बना हुआ है। क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट जीता है। तो यदि आपको फ़ास्ट स्टार्ट चाहिए ना, तो सिंपल सा काम है आप वहाँ पर चले जाओ, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, मीशो पर और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो। ये जो प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे ना, इससे आपको किक स्टार्ट बहुत फ़ास्ट मिल जाएगा। वो अपना जो नॉमिनल परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है, कोई 5% लेता है, कोई 20% लेता है, वो आपसे चार्ज करेंगे। उसके हुँ। सामने आपको सेल आनी शुरू हो जाएगी और जो सेल आनी शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मेरे को और क्या करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उनके ऊपर डिपेंडेंसी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज चालू किया और 2 महीने के अंदर आप मतलब वायरल हो गए क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको साल भर, 2 साल, 3 साल उस पौधे को सींचना पड़ेगा। सींचने के बाद में धीरे-धीरे जाकर के वो आपको फ्रूट्स देने शुरू करेगा। तो जैसे-जैसे आप अमेज़न वगैरह चालू कर चुके हो, इसके साथ-साथ आप कोशिश करो कि अपनी इंस्टाग्राम हुई, फेसबुक हुई या यूट्यूब वगैरह हुई, उसपे अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू कर दो। जो हुँ। आपके पास मार्केट प्लेसेस से कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो या नए लोगों को अप्रोच कर सकते हो। वहाँ से आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। साल भर में आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से थोड़े से मतलब मैसेजेस वगैरह आने शुरू हो गए और फिर उसके बाद में आप उनको प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हो। जब आप इन सब चीज़ों को करके निकल लो ना, तब फिर आप कोशिश करो कि अब वेबसाइट बिल्ड करो। पहले दिन आप वेबसाइट बिल्ड करोगे ना तो 90% लोगों के साथ यही होता है कि वो उसमें धोखा खाते हैं। लोग लाखों रुपए ऐंठ के ले जाते हैं और पता चलता है कि मेरी वेबसाइट बनी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऑनलाइन का ही बिज़नेस का ही नहीं पता, तो आपको वेबसाइट का कैसे पता होगा? मैं साड़ी बेचने वाला व्यापारी था, मैंने 7 से 8 लोगों को वेबसाइट के पैसे दिए थे, उसके बाद में जाकर के 8-10वीं बार में वेबसाइट ढंग की बन पाई थी। तो ये मेरे को पता है क्लियर कि क्या-क्या फ़ेजेज़ आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप व्हाट्सएप वगैरह से शुरू कर लो। समय के साथ जब आपका ब्रांड बिल्ड होने लग जाए, जब आपको लगता है कि यार अब खर्चा और ज़्यादा कर सकता हूँ, उस वक़्त वेबसाइट के ऊपर मूव कर लो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये ऑडियंस लेके कैसे आएँ? सर बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि किसी का 5% होता है, किसी का 20% होता है और बाद में खुद की वेबसाइट। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं भी इवन बहुत सारे बिज़नेस ओनर को मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, भई सबसे पहला स्टेप क्या? तो पहला स्टेप वही बोलते हैं कि मेरा खुद का वेबसाइट होना चाहिए। किसी के पास कोटेशन निकालेंगे, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख ले लेगा और उसको खुद को पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट है। आज एआई का ज़माना है, आज ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही है। हुँ। तो क्या हमें खुद की वेबसाइट बनानी चाहिए या एक बस वेब फेसबुक ऐड से लैंडिंग पेज बना और उसी से काम हो जाता है? यदि आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर हो ना, तो वेबसाइट से ही काम होगा। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यदि मेटा एड्स वगैरह रन कर रहा हूँ, तो उस कस्टमर को लैंडिंग पेज के थ्रू सेल कर सकता हूँ। ऐसे वो लैंडिंग पेज के ऊपर आकर के डायरेक्टली नहीं नहीं खरीदेगा, लेगा। बहुत कम चांस है। यदि मेरे को भी कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा, सपोज़ कीजिए माइक ही है, मेरे को मेरे ऑनलाइन बिज़नेस के लिए या पॉडकास्ट के लिए माइक खरीदना है। अब माइक खरीदना है तो मैं केवल माइक का माइक का आपने डाला और मैं क्लिक करके वहाँ पर जाकर के ऑर्डर नहीं करूँगा। मैं देखूँगा आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपको कितने रिव्यूज़ दूसरे मिले कितने हैं, प्रोडक्ट्स हैं? आपको वेबसाइट के ऊपर और क्या-क्या डिटेल्स आपने डाल रखी है, ये सब चीज़ें मैं देखना चाहूँगा। केवल एक पेज के भरोसे मैं ऑर्डर नहीं करूँगा। हाँ, मान लो मैंने कोई ऐड रन कर रखा है और ऐड वाले स्पेसिफिक होते हैं, वो टारगेट ऑडियंस को एक साथ ले जाते हैं, वहाँ पर ले जाकर के उसको ऑफर्स दिखाते हैं और उसके बाद में उसको वो माइक बेच देते हैं। वो एड्स रन में चल जाएगा, लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक ऑडियंस अपनी लाना चाहते हो, तो उसको पूरी प्रॉपर फुल फ्लेज वेबसाइट चाहिए होएगी। और मैं बोलूँगा वेबसाइट अब आप उसी स्टेज में चालू करो, उसकी जगह डायरेक्टली आप पहले व्हाट्सएप के ऊपर ही बुला लो ना, हुँ, शुरुआत में। आपको पता तो होना चाहिए ना कि मेरी वेबसाइट में मेरे को दिखाना क्या है। करेक्ट। लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार वेबसाइट तो सेम ही होती होगी और कोई एक ऐसा बंदा है जिस बंदे को वेबसाइट बनाना आता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको ज़ीरो पता है। उसके पास चले जाएँगे, उसको पैसा दे देंगे और बोलेंगे कि मेरे लिए वेबसाइट बना दे। वो बेचारा पूछ रहा होगा, लिटरली ईमानदार मानता हूँ उनको। वो पूछ रहा होगा कि इसमें कैटेगरी क्या डालूँ? इसमें प्रोडक्ट क्या डालूँ? आप ही कर दो। इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है साहब, ये माइक है, ये माइक के बारे में मेरे को नहीं पता, आप बता दो क्या है? डाल दो। वो बेचारा क्या डालेगा? काले रंग का माइक, उसको और कुछ नहीं पता ना। करेक्ट, करेक्ट। तो वो वहाँ पर वो गलती कर देगा और वो काले रंग का माइक लिख देने से माइक नहीं बिकेगा आपका। आपको उसके स्पेसिफिकेशंस, आपकी उसकी वॉइस कैपेबिलिटी, आपको और बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को डालनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। वो फिर आप तब दोगे ना जब आप अपने ऑनलाइन के कस्टमर को पहले समझ लोगे। तब मैं कहता हुँ। हूँ कि एकदम स्टार्टिंग में भागने की जगह साल भर गैप ले लो, साल भर का गैप लेके चालू कर लो। फिर यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, यदि आप इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हो तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो।
मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक कुछ नहीं किया ऑनलाइन और वो शुरू करना चाहता है। एक बार ही मान लो किसी ने शुरू कर दिया है और उसका ऐसा हो कि यार मैं तो ऑनलाइन का ही ब्रांड बनना चाहता हूँ, और वो एक बोलते हैं ना कि जो यंग ब्लड है जिसको एकदम एनर्जी के साथ घुसना है, वो फिर अपनी वेबसाइट के साथ भी आ सकता है। वेबसाइट बनाने के लिए हज़ार तरीके हैं, एआई से भी बनाई जा सकती है डेफ़िनेटली। करेक्ट। एआई से आप चाहो तो कर लो, एआई का यूज़ करो, एआई बहुत अच्छा एक साथी बन कर के आएगा, आपको गाइड भी करेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध भी करवा देगा। करेक्ट। जैसे लैंडिंग पेजेज़ वगैरह बड़े आराम से आजकल इससे बन बन जाते हैं। जाते हैं। वेबसाइट के होम पेजेज़ वगैरह डिज़ाइन करने हैं, लेआउट्स डिज़ाइन करने हैं, वो आप एआई से कर लो। अंदर के कंटेंट के लिए आजकल अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, डायरेक्टली मिल वेबसाइट्स, जाते रेडी हैं। वेबसाइट्स भी मिलती हैं, टेम्पलेट यूज़ करके चालू कर सकते हैं। सही है, सही है। तो चलो प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया। अब आता है जो आपका भी प्रॉब्लम था, जैसे आपने बताया कि अमेज़न के ऊपर आपने फ़ोटोज़ अपलोड किए और वहाँ पर रिजेक्ट हो गए। तो हुँ। अभी ये सारी चीज़ों में भी बहुत एआई आ रहा है। तो मुझे ये भी बताइए कि अगर समझो आम बिज़नेसमैन है जिसको अपने प्रोडक्ट, अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ कुछ बनाने हैं, क्योंकि उसे पता है कि ऑनलाइन में जब भी किसी को प्रोडक्ट का रिव्यू दिखाना चाहता हूँ तो कुछ वीडियोज़ भेजने हुँ। पड़ेंगे, कुछ फ़ोटोज़ भेजने पड़ेंगे। वो कहाँ से बनाएँ? सब टूल्स पर उपलब्ध है और सबसे बढ़िया तो आजकल गूगल ने दे रखा है जेमिनी, नैनो बनाना। अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचो और नैनो बनाना के ऊपर डाल दो, जेमिनी के ऊपर डाल दो और बोलो कि मेरे को इसकी ऑनलाइन सेल करने के हिसाब से फ़ोटो चाहिए। वो आपको एकदम हूबहू जैसी लोग डालते हैं, बड़े प्रोफ़ेशनल कंपनियाँ डालती है, बड़ी मार्केट प्लेसेस डालती है, बिल्कुल वैसे आपको बना कर के दे देंगे। इतना हुँ। सा है, तो ये एआई इस मामले में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हमने जब चालू किया था तो मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग एक पहले तो खुद कर रहे थे पेंसिल लेकर के, पेन लेकर के एमएस पेंट के अंदर। उसके बाद में हमने एक बंदे को हायर किया था, वो हमसे ₹20 पर प्रोडक्ट की व्हाइट बैकग्राउंड करके देने की लेता था। हम उसको मेल के ऊपर वो फ़ोटो भेजते थे और वो मेल के ऊपर ही हमें वो फ़ोटो एडिट करके वापस भेज देता था। ये तरीका था, लेकिन आज के टाइम पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आज आप फ़ोटो खींच करके गूगल को दो, जेमिनी ऑटोमैटिकली आपको उसके 1 नहीं 10 पोज़ बना करके दे देगा। सही है। वेरी सिंपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये बहुत एआई आने से और ये सारी चीज़ें आने से बहुत आसानी हो गई है। हर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट, अपने लिस्टिंग, अपने वीडियो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली बन जी। जाते हैं। आपकी जो जर्नी रही है, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारा देखा है कि आपके वेबसाइट या इस पे यूट्यूब पे भी मैं गया तो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के साड़ीज़ थे, हुँ, अलग-अलग टाइप हुँ। के प्रोडक्ट्स थे। हुँ। तो ये सारे वीडियोज़ भी क्या एआई से आप जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ करो कोई ये पेन बेचना चाहता है, तो पेन के फ़ोटोज़ तो चलो मैं बना लूँगा जेमिनी से, हुँ। लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन करते हुए वीडियोज़ खुद को ही बनाने पड़ेंगे या उसका भी कोई ऑप्शन है? विरल भाई, इसका जवाब आप अच्छे से जानते हो। एआई कुछ भी कर सकता है आज के टाइम पर। आपका हूबहू अवतार बना देगा, अवतार बना के साड़ी दिखवा देगा और बिकवा देगा। तो आप करना चाहो तो टेक्नोलॉजी से, एआई की टेक्नोलॉजी से आज कुछ भी करवा सकते हो। आपके लिए वीडियोज़ बनाना, वीडियोज़ के अलावा आपके वीडियोज़ में प्रोडक्ट पहनने के बाद में मॉडल कैसी दिखेगी वो दिखाना, वो मॉडल से आपको कुछ बुलवाना है वो बुलवाना, सब एआई कर देगा। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को उससे करवाना क्या है। करवाना क्या और है? करवाना आना चाहिए कि इससे करवाऊँगा कैसे? ये 2 चीज़ें हुँ। आपको पता हो ना, तो आप एआई से डेफ़िनेटली करवा सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। और आज कितनी सारी कंपनीज़ है जो एड्स इसी तरीके से रन करते हैं। मैंने देखा है कि अभी जस्ट मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे देख रहा था, कोई ऐसी कंपनी है जो अपना मोबाइल का एप्लीकेशन उस डाउनलोड करवाना था, तो हाँ, उसके लिए लाइक जो वीडियोज़ रहते हैं वो यूजीसीज़ वीडियोज़ बना हाँ। लेते हैं, एआई से बने हुए रहते हैं। हमें जी, देखने से भी पता चलता जी। है कि ऐसा कुछ ओरिजिनल हो नहीं रहा है। हाँ, वो सारी चीज़ें भी आप एआई से बना सकते हो और अपने प्रोडक्ट, अपने बिज़नेस के लिए 100% डेफ़िनेटली। यूज़ कर सकते हो। ग्रेट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अपना नया बिज़नेस चालू किया, मैंने ये सारी चीज़ें सेटअप कर ली है, वेबसाइट रेडी हुँ। है या मेरा प्लेटफ़ॉर्म रेडी है। पहले 90 डेज़ का प्लान क्या होगा? मतलब पहले 90 दिन, जहाँ पर मुझे अपने खर्चे भी निकालने हैं, स्टॉक का खर्चा भी निकालना है और कुछ पैसा कमाना भी है। फर्स्ट 90 डेज़ ऑडियंस कैसे लेके आए और कैसे सेल्स करें? बड़ा सिंपल है, अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर से चालू करो। आपके अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक जगह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जोड़ लो। जोड़ करके उनको अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ आप व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दो। हाँ, दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। उसी ऑडियंस को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लेकर के आओ। उसी ऑडियंस को अपने यूट्यूब के ऊपर लेकर के आओ। और उनको बोलो कि आप ना हमारे इस चैनल के थ्रू हमारी नई-नई अपडेट्स लगातार देख सकते हो। जब वो लोग आपके उस पेज के ऊपर आएँगे ना, तो डेफ़िनेटली वो उस पेज के ऊपर जाकर के कुछ कमेंट्स वगैरह भी करेंगे। अब वो कमेंट्स करेंगे तो उनके जो रिलेटिव्स, उनके जो जानकार होंगी, उनकी जो फ़ीड होगी सोशल मीडिया की, उस सोशल मीडिया फ़ीड के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स उनको भी दिखने लग जाएँगे। उनके जानकारों में से मान लो किसी को आपके प्रोडक्ट जेन्युइन लगे और उनको खरीदने हुँ, होंगे, तो वो फिर और ज़्यादा जाकर के उसके ऊपर से कुछ लाइक करेंगे। ऐसे करते-करते एक स्पाइरल बिल्ड हो जाएगा और जिससे आपको ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि कोई ऑर्गेनिकली जाना चाहता है ना, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज चालू किया और डेढ़ महीने के अंदर साहब
10,000 कस्टमर्स को हमने अचीव कर लिया। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मेरे को अच्छे से याद है जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे पास पहले महीने के अंदर 2 ऑर्डर थे, दूसरे महीने के अंदर मेरे पास 8 ऑर्डर थे। और हम लोग है ना वो ऑर्डर का जो ऑर्डर फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर भी नहीं रखते थे। हम एक ई-मित्र वाले को सेट करके रखते थे, उसको मेल भेज देते थे कि भाई एक ऑर्डर आया है। 2-3 दिन में हमारे पास एक ऑर्डर आता था, तो हम जा कर के उसका प्रिंट आउट निकलवा करके लेकर के आ जाते थे, और उसी प्रिंट आउट को फिर बाद में पैक वैक कर करा करके हम लोग कुरियर वाले को समझा देते थे। तो ये टाइम लेने वाली प्रोसेस है, लेकिन होगा ज़रूर, ये मैं पूरा आपको श्योर कर सकता हूँ। और किसी को मान लो फास्ट बिल्ड करनी हो ऑडियंस, तो आजकल फेसबुक और गूगल एड्स हैं, आप उसमें पैसा डालो, उससे आपको आपकी जो टारगेट ऑडियंस है प्रोडक्ट की, वो ऑटोमेटिक वो वाले चैनल्स रिकमेंड कर देंगे और वो आपके चैनल्स के थ्रू आप तक पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से आप व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर, जैसे आप उनको कनेक्ट करना चाहते हो, वैसे कनेक्ट करो, उनको ऑर्डर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करो। करेक्ट, करेक्ट। सर आपका एक्सपीरियंस क्या है? एड से ज़्यादा अच्छी ऑडियंस आती है या ऑर्गेनिक से? यदि आपको एड्स लगाने आते हैं ना, तो एड्स से बेटर ऑडियंस नहीं आ सकती। ये एकदम फैक्ट है। क्यों? क्योंकि एड्स के थ्रू आज के टाइम पर जो ऑडियंस आती है ना, वो बहुत फास्ट और बहुत छँटी हुई ऑडियंस आती है। मैं आपको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हमारी लाइन के अंदर काफ़ी वीमेन इन्फ्लुएंसर्स होती हैं। अब वीमेन इन्फ्लुएंसर साड़ीज़ भी दिखाती हैं, है ना? अब जब वो साड़ीज़ दिखा रही होती है ना, तो आप मान के चलिएगा उनके लुक को देख कर के 50% लड़के भी उसी ऑडियंस में मिक्स होते हैं। सही है? उनके भी कमेंट्स आ रहे होते हैं। अब ये जो चीज़ आपके साथ होगी ना, ये चीज़ फिर आपको सामने से दिख रही होगी कि यार इसमें मैं एफर्ट्स भी डाल रहा हूँ, तो उतनी जेन्युइन ऑडियंस नहीं आ रही। वहीं यदि मैं अपने एड्स के थ्रू जा रहा हूँ, तो वो एकदम फ़िल्टर्ड ऑडियंस देता है, वो फीमेल को टारगेट करता है। फीमेल के बाद में भी वो टारगेट करता है मेट्रो सिटीज़ में रहने वाली को, फिर वो टारगेट करता है इतनी एजुकेशन वाली को, फिर वो टारगेट करता है कि उसको साड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी को, या मान लो उसको मान लो वेस्टर्न वियर पहनना है, तो केवल वेस्टर्न वियर पहनने वाली लेडीज़ को वो टारगेट करेगा। तो ऐसे करके वो फ़िल्टर करते हुए टारगेट करता है, तो लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एड्स लगाने कैसे हैं। यदि आपको नहीं पता है, तो एक प्रोफ़ेशनल कंपनी की आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन जब आपको नहीं पता ना, तो ऐसा है कि शेयर मार्केट के अंदर जाकर के जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, वो वाली ट्रेडिंग करने जैसा है, आप पैसा डालोगे लुट जाओगे। तो वो मत करना, पहले आप पता कर लो कि इसको लगाते कैसे हैं, लगाने के बाद में फिर आप चालू कर दो चाहे। करेक्ट। और ऑर्गेनिकली बिल्ड करते हो तो डेफिनिटली टाइम लगेगा, बट ऑर्गेनिकली भी बिल्ड हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। एब्सोल्युटली। तो एक साइड आप साथ ही साथ ऑर्गेनिक बिल्ड करते जाओ और साथ ही साथ आप एड्स के एड्स ऊपर भी लगा काम सकते करो। हो। ग्रेट, ग्रेट। एड्स पे कैसा एक्सपीरियंस है? कैसे करना चाहिए? मतलब क्या बजट रखना चाहिए? कैसे शुरुआत करनी चाहिए और क्या आपका? एड्स लगाने की शुरुआत आप रोज़ के 200-300 रुपए से भी कर सकते हो, है ना? 200-300 से कम में लगाओगे तो वो बीट्स से फ्रूटफुल नहीं निकलेगी। मैं बोलूँगा 200-300 रुपए आप इनिशियली लगा सकते हो। यदि आपका लिवरेज अलाउ कर रहा है, तो आप ₹1000 रोज़ से शुरू कर लो, और आप अपने प्रोडक्ट्स को पहले अच्छे फ़ोटोज़ देख लो कि फ़ोटोज़ डले हुए हैं कि नहीं डले हुए हैं। कई बार क्या होता है, लोग बाग जब एड्स शुरू करते हैं ना, तो एड्स पर ही फ़ोकस करके रख जाते हैं, देखते ही नहीं है कि पीछे मेरे प्रोडक्ट का लुकिंग अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक हुँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगेन मेरे को पैंट खरीदनी है। अब मान लो वो पैंट की फ़ोटो पड़ी है ज़मीन के ऊपर और खींच करके डाली हुई है, और वो कैमरा जो है वो भी साफ़ नहीं किया हुआ और मैली फ़ोटो है। अब उसको चाहे आप कितने ही तगड़े ऐड के थ्रू चला लो, उस फ़ोटो को देख कर के कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं नहीं खरीद। खरीदेगा। तो अब मान लो कि अपन मेरे को पैंट खरीदनी है, और पैंट खरीदनी है तो उसके लिए किसी ने मान लो ऐड चला दिया, लेकिन ऐड चला रखा है तो उसकी जो फ़ोटो है ना पैंट की, वो फ़ोटो ज़मीन के ऊपर रख कर के खींची हुई है, कैमरे को साफ़ नहीं किया, अपने पुराने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके डाल दी और उसको ऐड चलवा दिया। मैं बोलता हूँ ऐसे कितने ही तगड़े और कितने ही पैसे डाल करके वो ऐड चला दो, वो पैंट नहीं बिक सकती। आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी फ़ोटो, प्रोफ़ेशनल फ़ोटो डालनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, उसके स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं, उसका फैब्रिक क्या है, उसके कलर क्या है, ये सब डिटेल्स आपको उसमें डालनी पड़ेगी, एक अच्छी वेबसाइट लानी पड़ेगी, या फिर अच्छे से आपको व्हाट्सएप पर उसको अटेंड करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका वो ऐड फुलफिल होएगा, ऐड फ्रूटफुल होएगा, अदरवाइज़ नहीं होएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, और डेफ़िनिटली यदि ऐड चालू करने हैं तो ₹500, ₹300, ₹1000 से चालू कर लो। एक साथ बंच में मत बढ़ाना, अनटिल अनलेस यू आर इन द सेफ हैंड्स। यदि आपके पास एक तगड़ी प्रोफ़ेशनल कंपनी है जो आपके लिए एड्स रन करती है, वो बोले कि बोलो चलो लाख रुपए डाल दो, 2 लाख रुपए डाल दो एक साथ, तो आप डाल सकते हो। लेकिन यदि वो नहीं है ना, तो आप रिस्क मत लेना, बहुत बुरा फँसोगे। एब्सोल्युटली। पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो जी, छोटे-छोटे से, फिर जब भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, तो आप बड़े पे चले जी, जाइए। ग्रेट। अगर सर हम ऑर्गेनिक की बात करें, अगर मैं मानता हूँ कि चलो एड्स के थ्रू तो मेरे पास स्टार्टिंग में ऑडियंस आएगी, लेकिन ऑर्गेनिक भी मेरी ऑडियंस बिल्ड होनी चाहिए। हुँ, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर आपके तो मिलियन-मिलियन जी। फॉलोअर्स वहाँ पर बन चुके हैं और पर्टिकुलर एक निश के अंदर। तो क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो? स्टार्टिंग में आपने क्या किया और अब क्या कर रहे हो?
देखो, ये जो ऑनलाइन की जर्नी होती है ना, ये जर्नी बहुत इवॉल्विंग जर्नी होती है। मैंने जब शुरू किया था, उस वक़्त मेरे को एक्चुअल में नहीं पता था कि मेरे बंधेज को मेरे को इतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्या। मेरी जब शुरुआत हुई थी, वो ऐसी हुई थी कि मेरे को ऑनलाइन कुछ बेचना है। और हुँ, क्यों बेचना था? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। तो मैंने शुरुआत करी थी मेरे शॉप पर पड़े हुए सलवार सूट से, और वो सलवार सूट्स भी एक्चुअल में बंधेज वाले नहीं थे, दूसरे थे, वो मैंने डालने शुरू कर दिए। हुँ, और वहाँ से मैंने डालते-डालते मैंने थोड़े बहुत दुपट्टे पकड़े। दुपट्टों को पकड़ते-पकड़ते मैं थोड़ी कुर्तीज़ के अंदर चला गया। कुर्तीज़ से बाद में मेरे को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि यार, बंधेज इज़ आवर मेन कोर प्रोडक्ट, और क्यों ना मैं इसी को अब आगे लेकर के जाऊँ। तो फिर मैंने अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स, पूरी जान उसके अंदर फूँक दी, एक तरह से पूरी झोंक दी, और तब जाकर के मेरे को रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप शुरुआत कर दो, और उन्हीं प्रोडक्ट से शुरुआत कर दो जिनसे आप रिलेट करते हो। मान लो किसी के पास किचन वेयर का प्रोडक्ट होता है ना? क्रॉकरीज़ होती हैं, आप क्रॉकरीज़ से शुरू कर लो। किसी के पास मान लो मिठाई वाली दुकान है ना, तो मिठाई से शुरू कर लो। जो चीज़ आपके पास है, उससे आप एक बार शुरू कर लो। फिर जब आप इस जर्नी में थोड़ा-थोड़ा डूबते जाओगे, गिरते जाओगे, तैरते जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या बेचना है, ग्राहक किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, उस चीज़ को आप फिर प्रोवाइड करते जाओ ग्राहक को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये वीडियोज़ या रील्स बनाने के पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी, क्या कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं या जस्ट रैंडम? पहले तो बहुत ज़्यादा रैंडम हुआ करता था। इन दिनों थोड़ा-सा हाथ बैठ गया, और मतलब ज़बान को आदत पड़ गई। तो उसके हिसाब से वीडियोज़ वगैरह फ्लो में बहुत अच्छी बन जाती है। ये तो सिंपल चीज़ है। यहाँ से हट कर के मैं बात करूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ग्राहक को क्या चाहिए। हुँ, ग्राहक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। जब मेरे को ग्राहक के बारे में जानकारी मिलती जाती है, तो मेरे वीडियोज़ के अंदर कंटेंट अपने आप बिल्ड होते रहता है। हुँ, ये बहुत सिंपल और बहुत प्रूवन स्ट्रैटेजी है। कई लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर के, यही करो, उसी से आपका बिल्ड होएगा, वही करो। एक्चुअल में आपकी ओरिजिनैलिटी आपको बिल्ड करवाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी खुद की ओरिजिनैलिटी है। कॉपी आप कर सकते हो, कॉपी कुछ-कुछ स्टेज में काम भी कर जाएगी। लेकिन कोई चीज़ का मान लो ट्रेंड आ गया, ठीक है? वो ट्रेंड ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर भी काम करेगा ही हुँ, 100%। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत से केसेज़ में ये होगा कि इनिशियल फेज़ में जब किसी 10-20 लोगों ने उस ट्रेंड को फ़ॉलो कर लिया, उनके तो बहुत अच्छा हाइक आ गया। लेकिन उसके बाद में कोई फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके पास वो चीज़ नहीं आता है। वेस्ट के रूप में चली गई। इन द सेम वे, यदि आपने ओरिजिनल अपना खुद का कुछ करा है, उसकी तो बात ही अलग होती है। ओरिजिनल को टाइम लगता है, बट ओरिजिनल आपका अपना होता है, और जो आपका अपना होता है ना, वो और ज़्यादा तरीके से अच्छे से ग्रो करता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इसका एक क्लियर कट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरी वीडियोज़ जो होती हैं, उनमें सबसे शुरुआत होती है राम राम जी से, ठीक है? मैंने राम राम जी क्यों बोलना शुरू किया? क्योंकि मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ थी, और मैंने मेरे हज़ारों-हज़ारों वीडियोज़ के अंदर शुरुआत करी है राम राम जी से। अब मेरे को देख कर के जो लोग वीडियोज़ डालना शुरू कर रहे हैं ना, तो वो राम राम जी से शुरू कर रहे हैं, चाहे उनको हाय बोलने की आदत है, ठीक है? हाय, हुँ, गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग। अब मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भई, आप जो कर रहे थे वो कर लो ना, आपको रिज़ल्ट और बेटर मिल जाएगा। करेक्ट, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना, आप उसको करो, आपको रिज़ल्ट मिलने खुद लग जाएँगे। सही है। तो ये चीज़ बहुत लोग करते हैं, ये चीज़ मैं तो कहता हूँ कि अवॉइड करके चलना चाहिए। अमेज़िंग, अमेज़िंग मतलब बी ऑ ऑथेंटिक, बी हाँ, ओरिजिनल। हमारे तो कई वीडियोज़ ऐसे आपको मिल जाएँगे विरल भाई, जहाँ पर वीडियोज़ मैं दिखा रहा हूँ, पीछे एक कस्टमर साड़ी देख रहा है, और मेरा दूसरा जो सेल्समैन है, वो उनको साड़ी दिखा रहा है। अचानक से ना कस्टमर ने बीच में बोल दिया कि पीयूष भाई, ये वाली जो साड़ी आप दिखा रहे हो, ये वाली मेरे को दिखाओ। तो वो साड़ी ले लेते थे। इवन कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग वीडियो में बोले जा रहे हैं, 10 मिनट तक मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि माइक चालू ही नहीं है क्या? कस्टमर को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कस्टमर का कमेंट आ गया कि आपने वो एक साड़ी मेरे को भेजी थी, वो फटी हुई निकल गई। अब हुँ, इसमें आम लोग क्या करेंगे? आम व्यापारी ये करेगा कि उस कमेंट को डिलीट कर देगा। मैं उस कमेंट को पढ़ लेता था और कस्टमर को बता देता था, मैडम हाँ, वो वाली साड़ी फटी हुई निकल गई, आप टेंशन मत लो, सबसे पहले तो सॉरी, और आपकी रिटर्न हो जाएगी, आप मैसेज कर देना, मैं रिटर्न करवा दूँगा। कई बार कस्टमर का ऐसा होता था, मेरे को 20 दिन हो गए ऑर्डर करे हुए, मेरी साड़ी अभी तक नहीं आई। मैं वहीं पर कस्टमर का फ़ोन नंबर लेकर के, मैडम आप मेरे को एक बार कमेंट में फ़ोन नंबर बताओ, हाँ, वहाँ पर ही हाथों हाथ कंप्यूटर लेके चेक कर लेता और कस्टमर को बता देता कि आपका ऑर्डर अब डिस्पैच होगा। तो ये इतनी जेन्युइन चीज़ें होती थी। ये जब जेन्युइनिटी रखी ना, तो ग्राहक को भी ट्रस्ट होने लग गया कि भाई, इस बंदे को फेक नहीं होना, इस बंदे को ओरिजिनल रहना है, और वो ओरिजिनैलिटी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये एकदम ट्रू फेयर रहना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोग शुरुआत जो करते हैं ना, वो शुरुआत ऐसी करते हैं कि भाई, हम तो ग्लैमर के किंग हैं। जैसे इन दिनों कई मोबाइल वालों का चल रहा है कि मोबाइल कुछ-कुछ बड़े हैं, अच्छे-अच्छे चैनल हैं जो आईफ़ोन फ्री बाँट रहे हैं। कोई कुछ फ्री बाँट रहा है, कोई कुछ फ्री बाँट रहा है, तो उनको लगता है कि यार, ऐसे पैसे वाला दिखा कर के ही ऑडियंस आएगी। नहीं, हो सकता है कि उसने उस तरीके से किया हो, आप अपनी छोटी-सी दुकान दिखाओ और बोलो कि देखो, मेरे घर में अ
पापा बीमार हैं, बहन की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने मोबाइल का काम किया और मेरे को लगता है आजकल ऑनलाइन चालू करना है, मेरे पास 10 ही मोबाइल है, मैं 10 मोबाइल से चालू करना चाहता हूँ और ये मेरी रेट है, इसमें मेरे 2000 रुपये बचेंगे। करेक्ट। ग्राहक उस पे खुश होएगा और उस पे आपको ऊपर ऑर्डर दे देगा। हो सकता है कि उस 1 करोड़ वाले को नहीं दे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी ओरिजिनलिटी आपके साथ जाएगी। 100%, 100%। ग्रेट सर, ये बहुत अच्छी लर्निंग है जो, और आपकी बातों से ही मुझे ये चीज़ समझ रही है कि हमें ऑपरेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे भी आपने बताया कि आएंगे, किसी का डेफिनेटली आएंगे। साड़ी का फटा हुआ निकला तो रिटर्न करना है, हाँ। या किसी का डिलीवरी के टाइम पे लाइक हमें पेमेंट के बारे में कुछ जी। बात करनी है। तो यही हमारा अगेन 5th चैप्टर है जहाँ पर हमें बात करना है, 5th टॉपिक बोल सकते हैं, जिसमें ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना। आपने बताया कि मैं पीसी लेकर के उसमें चेक कर लेता हूँ, तो वो सिस्टम्स कैसे बिल्ड करना, डिलीवरी कैसे करना, रिटर्न्स आते हैं तो उसके बारे में क्या करते हैं, और पेमेंट के बारे में कैसे। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कोई भरोसा नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग में कैसे किया और अभी क्या करते हैं। मैं आपको मेरी शुरुआत की एक बात बताता हूँ। मेरा दोस्त और हम लोग आपस में बात करते हैं, फेसबुक पर एक कमेंट आ जाता ना, पीपी प्राइस प्लीज़, हम उसके पीछे पड़ जाते थे कि इसी को बेचना है, क्योंकि हमारे पास कोई और था ही नहीं बेचने के लिए। तो हम उसको मैसेज करते, उसको शाम को पूछते, सुबह पूछते। ग्राहक को बिल्कुल विश्वास नहीं होगा शुरुआत में ना, ग्राहक बोलेगा कि भाई साहब मैं आपको पैसा क्यों दूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि यदि मेरे पास कोई चैनल ऐसे ही रैंडमली आ गया और उसने कोई अच्छी सी जीन्स दिखा दी और मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को ये पसंद तो आ रही है, मेरे को खरीदनी है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लूंगा, मैं देखूंगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। तो वो शुरुआत के दिनों में आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होगा कि कस्टमर बोलेगा कि मेरे को तो आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप पहले प्रोडक्ट भेज दो फिर मैं आपको पैसा भेज दूंगा। ये शुरुआत के दिनों में होगा, लेकिन इसको आप क्रैक कर सकते हो बड़ी ईमानदारी के साथ। आप ग्राहक को वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल पर अपनी दुकान दिखा दो, दुकान दिखा करके बता दो देखो हम जेन्युइन दुकानदार हैं, नया नया ऑनलाइन चालू किया है। ग्राहक बोलेगा बहुत बढ़िया बात है, इससे आपका म्यूचुअल ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा और कनेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा। फिर वो शुरुआत जो आपके आगे से आगे बढ़ते जाओगे काम आएगी, तो आपकी अथॉरिटी अपने आप बिल्ड हो जाएगी। अब इसमें देखिए ऑनलाइन बेचते वक्त 2-3 चीज़ें आती है। अमेज़न वगैरह से आपको बेचते हो तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको रेडी मार्केट प्लेस मिलने वाला है। वहाँ पर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, लोग आपको नहीं जानते, अमेज़न को जानते हैं। वहाँ पर अमेज़न पर जाकर के वो प्रोडक्ट का ऑर्डर डाल देंगे। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह उनकी खुद की होती है। पेमेंट आपको वो हफ्ते के हफ्ते अकाउंट में डाल देते हैं। और डिलीवरी के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब उनके खुद के होते हैं मार्केट प्लेसेस के। तो वो कुरियर वाला आता है, अपने आप ले जाता है, आपको तो केवल पार्सल पकड़ाना रहेगा। ये तो हो गया मार्केट प्लेसेस के साथ काम करने का तरीका। अब मान लो आपको ऑनलाइन करना है और आपको खुद को नहीं पता कि आपको कैसे करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप व्हाट्सएप पे कस्टमर से बातचीत करो, कस्टमर को कन्विंस करो, कस्टमर को बोलो कि भाई साहब मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे, गूगल पे नंबर ये रहा या फ़ोन पे नंबर ये रहा। कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट डाल देगा। पेमेंट डालने के बाद में आप उससे एड्रेस मंगवा के अपना एक व्हाइट पेपर या फिर कोई भी पॉली बैग होता है उसमें पैक करा प्रोडक्ट को, उसका एड्रेस डाला और अपने पड़ोस में जो कुरियर वाला होता है मार्केट में, उसको ले जाकर के दे दिया भाई साहब यहाँ पे कुरियर करवाना है। और जो वो आपको ट्रैकिंग नंबर या एडब्ल्यूबी नंबर देगा वो आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप कर दो। खत्म। दैट्स द सिंपल थिंग। उससे आपकी शुरुआत हो जाएगी। जब आपके पास महीने के 2-4 ऑर्डर से 40-50 ऑर्डर का स्टेज आएगा, तो कुरियर वाले खुद आपको अप्रोच कर लेंगे। क्योंकि आप कस्टमर हो भाई उनके, अब तो आप एक अच्छे कस्टमर हो उनके लिए। तो अच्छे कस्टमर हो तो 40-50 ऑर्डर आते ही वो अपने आप बोल देगा भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे भेजो, ऐसे नहीं ऐसे भेजो। और उस दिन आकर के वो दूसरा कुरियर वाला आ जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब सीओडी ऐसे चालू कर लो। तो वो खुद ही चालू करवा देंगे सब कुछ। लेकिन आपको शुरुआत एक बार स्टेज बाय स्टेज करनी पड़ेगी। राइट। सो वो स्टार्टिंग खुद में सिखा देंगे आपको कि कैश ऑन डिलीवरी कैसे चालू होगी, कैसे कस्टमर के प्रोडक्ट का इंश्योरेंस होगा, कोई पार्सल रास्ते में गुम गया तो क्या होगा, कस्टमर से को मिला कि नहीं मिला उसका प्रूफ क्या होगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन की इंडस्ट्री के अंदर जब हम लोग भी घुसे थे ना, कई बार ऐसा होता था कि कस्टमर चीटर निकलते थे और कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया और बोला कि हमको तो नहीं मिला, हमें तो दो नहीं तो हम रिव्यू डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन स्टेजेस से कैसे निकलना है वो आप तब पता कर पाओगे और तब निकल पाओगे जब आप एक बार उस स्टेज में पहुंच जाओगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। शुरुआत के दिनों में कई टाइप के कस्टमर हमें मिले थे। तो एक कस्टमर हमें मिला था जिसने फ्रॉड कंज्यूमर केस हम पर करने की कोशिश करी थी कि एक फेक केस बना दे और हमारे ऊपर केस करे। उस स्टेज में हम लोग एक्चुअल में डर गए थे, हमें लगा कि यार पता नहीं क्या होगा कोर्ट में चले गए तो। और उस वक्त हमने उस कस्टमर की बात मान ली और उसको 5,000 रुपये का प्रोडक्ट भेज चुके थे, उसने ले लिया था, डिलीवरी ले ली थी, झूठ बोला था और हमने उसको 5,000 रुपये का पेमेंट और कर दिया। लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेज में जब हमारे पास ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कंज्यूमर कोर्ट वगैरह का कैसा क्या केस सिस्टम होता है। उस वक्त मैंने चला करके मेरी टीम को बोला कि यार इस केस को आने दो एक बार। सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो सीखने मिलेगा, करेक्ट। कुछ तो सीखने मिलेगा, पता चलेगा ना कि भाई कैसे होता है। तो वो फिर आपको अपने आप में एक लर्निंग दे देगा और जब आप उस स्टेज से निकल जाओगे तो फिर आप खिलाड़ी हो।
जैसे मान लो एक बार किसी हम्म। का कोर्ट में काम पड़ गया तो वो बोलता है कि ये वकील मेरा जानकार, वो वकील मेरा जानकार। तो वैसी सी सिचुएशन हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा केस जेन्युइन है और कौन सा नॉन जेन्युइन है। नॉन जेन्युइन केसेस को आप अपने आप रफा दफा कर कर पाओगे। सकते हैं। ये है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपकी सर इसमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? मतलब ऑब्वियसली जैसे भी आपने बताया कि रिटर्न्स के बहुत सारे प्रॉब्लम आ हाँ, जाते हैं या कैश ऑन डिलीवरी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? एक ही सिंपल तरीका है। ऑनलाइन के अंदर यदि आप घुसे हो तो आपको रिटर्न्स भी आएँगे और आपको ग्राहक को कैश ऑन डिलीवरी भी देनी पड़ेगी यदि आपको सेल बढ़ानी है तो। आप नहीं दे रहे हो तो आपका पड़ोसी तो दे रहा है। जो करेक्ट। दे रहा है उससे ग्राहक ले लेगा, आपसे क्यों लेगा? पहली हुँ। बात। इसका सिंपल तरीका है कि आप अपनी प्राइस में इन सब चीज़ों के कॉस्ट ऐड करते हुए चलो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर 100 प्रोडक्ट आपने कैश ऑन डिलीवरी में भेजे, उसमें से आपके पास 40 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए। 40 प्रोडक्ट को भेजने का और वापस मँगवाने का खर्चा आपके पास हो गया। अब उस खर्चे के लिए आप अपनी प्राइस पहले से ₹50 ₹40 बढ़ा करके चलो, ताकि आपकी वो जो 40 प्रोडक्ट रिटर्न आने की कॉस्ट है ना, वो अंडरस्टूड। उनमें से निकल सके। ये एक तरीका होगा। नंबर दूसरा, रिटर्न का केस। देखिए, रिटर्न में दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो अपने ग्राहक को रिटर्न का ऑप्शन दे सकते हो, चाहो तो नहीं दोगे। नहीं दोगे तो झूठ बोल करके नहीं देना, साफ-सुथरा बोलना है। जब प्रोडक्ट खरीद रहा हो ना कस्टमर, उस वक़्त कस्टमर को क्लियर कर दो कि भाई साहब ये रिटर्न की पॉलिसी मेरी ये है, हुँ। आप ये समझ लेना और उसके बाद में मेरे से खरीदना। यदि किसी को रिटर्न नहीं चाहिए तो। बाय गॉड ग्रेस हमारे साथ ऐसा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे को आज तक 1% 2% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आया। रीज़न है कि हम लोग बड़े साफ-सुथरे तरीके से ग्राहक के साथ काम करते हैं, तो वो हमारे को प्लस पॉइंट के रूप में मिलता है। कई लोग मान लो इस तरीके से काम नहीं करते, तो उनके साथ ये होता है कि उन लोगों को अचानक से रिटर्न्स आते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है कि यार ये तो बिज़नेस ही बेकार है। अरे बिज़नेस बेकार होता तो अमेज़न वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कैसे बनता? वो करेक्ट। तो हर चीज़ की रिटर्न अलाउ करता है। अपन सोच भी नहीं सकते उस चीज़ की वो रिटर्न अलाउ कर देता है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हम मार्केट के हिसाब से फिट नहीं है। मार्केट तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है इस चीज़ का। तो हुँ। आपको कस्टमर को जेन्युइनली रिटर्न्स भी अलाउ करने पड़ेंगे। रिटर्न्स के साथ-साथ वो जो रिटर्न्स का खर्चा होता है उसको बाकी सब अकाउंट्स बाकी सब कस्टमर्स पे कैसे स्प्रेड करना है, वो भी आपको पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा। हुँ, 100%, 100%। अच्छा, इस इस चीज़ में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा विरल भाई, कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग गलती कर देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार ₹300 की मेरे जीन्स पड़ रही है, 350 में बेच दिया, ₹50 का प्रॉफ़िट। ऑनलाइन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन के अंदर आपको पेमेंट गेटवे का खर्चा भी होगा, मार्केट प्लेस का खर्चा भी होगा, ₹5 की थैली लगेगी उसका भी खर्चा होगा, आपका कूरियर वाला लेकर के जाएगा उसका खर्चा भी होगा, आपने मान लो एड रन किया है तो एड रन की कॉस्ट भी होगी, आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा उसका भी कुछ फ्रैक्शन उस पे एलोकेट होगा, आपका रेंट होगा, आपका स्टाफ होगा, ये सब खर्चे जोड़ते हुए उसके बाद में उसकी प्राइस डिसाइड करनी चाहिए, ना कि डायरेक्टली 300 का 350 में टिका दिया। और ये लिटरली यदि 100 लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, तो 100 में से 90 लोग यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये लो ₹50 बच गए, और जब साल के एंड में वो बैलेंस शीट निकालते हैं, तलपट निकालते हैं अपने बिज़नेस का, उस वक़्त जाकर के उनका दिमाग सन्नाटा है कि यार ये लो हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। और फिर वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सब, देखा। जैसे ग्राहक बोलता है ना कि ऑनलाइन में सब चोर है, वैसे वो व्यापारी बोल रहे थे ऑनलाइन में तो सब फ्रॉड ही करते हैं। अमेज़न को तो इतने लोग बोलते हैं कि चीटर है, लुटेरे हैं, मार्केट प्लेसेस बदनाम है छोटे व्यापारियों के अंदर। लेकिन एक्चुअल में आपने उसका फंडा नहीं समझा। आप देख नहीं पा रहे कि भई ये सब चीज़ों का खर्चा उसको जोड़ना ही पड़ेगा। जब आप जोड़ करके चलोगे ना, तब जाकर के आपको उसका असली रिज़ल्ट मिलेगा। आज हमको कई लोग बोलते हैं, बोले साहब अमेज़न पर इस पर इतने बड़े सेलर हो, आप कैसे इसको सेल कर पा रहे हो? मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई पहले दिन से हमने वो स्ट्रैटेजी बनाई है। शुरुआत में नहीं बनाई थी तो गलतियाँ करके बना ली, लेकिन गलतियाँ करने के बाद बनाई तो सही। करेक्ट। और बनाने के बाद में जब हम अमेज़न पर गए या मिंत्रा पर गए या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे गए, हमको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मिली है। और इस लेवल की ग्रोथ मिली है कि पूरे इंडिया के अंदर लोग हमें हमारे ब्रांड के नाम से जानने लग गए। तो हुँ। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। सही है, तो वो सही है। है। एब्सोल्युटली। सर ये प्राइज़िंग के बारे में हम बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हुँ। प्राइज़िंग में अभी ये भी होता है ना कि अगर एक प्रोडक्ट मैं एक वेबसाइट पे जाके देखता हूँ तो अलग प्राइस का दिखता है, दूसरे वेबसाइट पे जाके अलग प्राइस दिखता है। कुछ ऑफ़र्स आते हैं, कुछ स्कीम होती है, कुछ सीज़न वाइज़ अलग होता है। तो इसके पीछे आप क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो? इसके पीछे तो देखो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। हमने मान लो 2000 प्रोडक्ट पर डे डिस्पैच करने की कैपेसिटी बिल्ड कर ली और वहाँ पर मेरे पास 500 प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं। तो मेरी 1500 प्रोडक्ट की कैपेसिटी डाउन चली गई और उसकी जो हुँ। फिक्स कॉस्ट है वो मेरे लगेगी ही लगेगी। तो कभी ऐसी ऑफ सीजन चल रही होती है तो उस वक़्त हम लोग ऑफर्स निकालते हैं ताकि कस्टमर्स उस ड्यूरेशन में बाय करें और हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल फ्लेज स्पीड से यूटिलाइज़ हो। ऑप्टिमाइज़ेशन उसका हम लोग कर सकें। ये एक बड़ा रीज़न होता है इसके पीछे जाने का। जबकि लोग पता है क्या करते हैं, लोग इसका उल्टा कर रहे होते हैं। लोग कर रहे होते हैं कि यार इसने ऑफर दे दिया, मैं भी ऑफर दे देता हूँ। ये लोग ये इस तरीके से जाते हैं, जबकि ऐसे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट में सर्विस में अच्छापन है, कस्टमर आपसे बाय करेगा।
कितना ही सस्ता बिक रहा हो, कोई मतलब नहीं है ग्राहक को। ग्राहक को मतलब है एक जेन्युइन पर्सन से, एक जेन्युइन बिजनेसमैन से। तो आपको वो देखना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में आपको लगता है कि यार आपके ग्राहक की डिमांड करने लगे थोड़ा डिस्काउंट, तो उस दिन आप ऑफर्स वगैरह निकाल दो, प्राइसिंग वगैरह कुछ दे दो डिस्काउंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने ये सारी बातें कर ली। जी। एक चीज़ होती है कि अभी ये बिज़नेस तो चलो ऑनलाइन बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बिज़नेस ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, वो कैसे पता चले? क्योंकि आपने जैसे बताया वो बैलेंस शीट निकालेंगे, तब ईयर के एंड में पता चलेगा। लेकिन कोई तो ऐसे नंबर्स होंगे जो मुझे हर रोज़ या वीकली या मंथली चेक करने पड़ेंगे। तो कौन से ऐसे 3 नंबर हैं जो एक बिज़नेस ओनर के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये देखो तो आपका बिज़नेस पता चल जाएगा? मैं इस मामले में देखिए, यदि मैं ई-कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको देखनी होती है, कस्टमर रिटेंशन रेशियो देखना होता है, आपको मार्केट प्रोडक्ट का फुटफॉल देखना होता है, वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स कितने आए वो देखने होते हैं। तो देयर आर सो मेनी टर्म्स। बट मैं आम आदमी की तरीके से बात करता हूँ, जो दुकानदार है और जिसको बेचना है प्रोडक्ट, उसके पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आप 3 चीज़ें देखा करो और रोज़ देखा करो। मेरे साथ ये रोज़ होता है, इसलिए मैं आपको सही-सही बताता हूँ। नंबर पहला तो आपके पास सेल कितनी आई, हुँ, नंबर दूसरा आपका रोज़ का खर्चा कितना हुआ, और हुँ, नंबर तीसरा आपके पास प्रॉफ़िट कितना बचा और आपके पास स्टॉक क्या है। अब देखना इसकी गणित क्या है। आम आदमी क्या करता है, आम बिज़नेसमैन ये करता है कि यार ₹500 का मेरे पास प्रोडक्ट आया, 550 में बेच दिया, शाम को 10 बिक गए, ₹500 का प्रॉफ़िट। जबकि उसके स्टाफ का खर्चा, उसकी पैकिंग का खर्चा, उसके बिजली का खर्चा, उसके रेंट का, उसके पानी का, ये सब खर्चे उसको लग रहे होते हैं। वो सोचते हैं यार महीने के एंड में लगेंगे ना, करेक्ट, उसका दिमाग नहीं लगता। मैं बोलता हूँ कि आप जो रोज़ बिजली जल रही है आपकी, उसकी कॉस्ट निकाल लो। आपने पानी कितने रुपए का पिया, ₹20 का, उसकी कॉस्ट निकाल लो। ऐसे करके आप रोज़ का खर्चा निकाल करके निकाल रखो, रोज़ की आपकी सेल निकाल करके रखो, और इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा फ्रैक्शन अपने स्टॉक में जो डेड स्टॉक होता है, उसका भी निकाल हुँ, करके रखो। ऐसे करते हुए आप यदि खर्चा और सेल लगातार देखते रहोगे ना, तो आपको प्रॉफ़िट देख कर के टेंशन होएगी कि यार बस तो कुछ नहीं था। और जब करेक्ट टेंशन हो रही होगी ना, तो आपके एफर्ट्स अपने आप और बढ़ जाएँगे, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लग जाएँगे। ये मेरा सिंपल फ़ॉर्मूला है, इसको चाहे आप कैसे भी तरीके से ले लो, बट मेरा ये रोज़ का तरीका है। मैं इसी तरीके से अपनी बैलेंस शीट चलाता आया था। आजकल ज़रूर से मैं अलग-अलग टर्म्स को देखने लग गया, अलग-अलग चीज़ों को स्टडी करने लग गया कि यार ये वाला रेशियो निकालो, ये वाला रेशियो निकालो, हुक रेट वगैरह देखो, ये देखो, वो देखो। बट अभी ज़रूरत मतलब पहले ऐसे ही करता था हमेशा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर अभी हमने एक और टॉपिक पे बात की डेड स्टॉक और एसकेयूज़ के बारे में। हाँ। आपने इवन पहले भी हमारे डिस्कशन में आया था कि अमेज़न पे अगर एक प्रोडक्ट अच्छा चल गया तो उसी के 1000 ऑर्डर आ जाएँगे, बाकी 40 प्रोडक्ट रह जाएँगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई छोटा बिज़नेसमैन है जो ऑनलाइन लेके आ रहा है तो उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हाँ। कि डेड स्टॉक और अपने कितने स्टॉक के कैटेगरीज़ को मेंटेन करना। जी। इसको सॉल्यूशन कैसे आप दे सकते हो? मतलब ये ना हो आपके डेड स्टॉक कम से कम हो या अननेसेसरी प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे या अपने पोर्टल पे ना रहे? इसकी बात देखो मैंने शुरुआत में भी करी थी। आप अपनी लर्निंग कर्व को यूज़ करो। जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता होगा ना, तो हुँ। आपको साथ-साथ में ये भी पता होगा कि कौन-सा प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं साड़ियों के बिज़नेस में था, तो मेरे को पहले से पता था कि मेरे कस्टमर को ये चीज़ जल्दी पसंद आएगी, तो मैंने वही चीज़ें ज़्यादा डाली। तो उसका बेनिफिट मेरे को ये मिला कि एक तो सेल फास्ट आई, नंबर दूसरा मेरे पास डेड स्टॉक कम था। हुँ। ठीक है? तो ये तो था अपने लर्निंग कर्व को यूज़ करना। नंबर दूसरा ये, आप शुरुआत जब करते हो ना, उस वक़्त आप देख लो, एक डेटा रखो अपने पास कि कस्टमर को ये वाले कलर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ये साइज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, इस टाइप की डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, जो ऑनलाइन में कस्टमर को पसंद आता है ना, कम चांस है कि वो ऑफलाइन वाले कस्टमर को पसंद आए, और जो ऑफलाइन वाले कस्टमर को पसंद आ रहा है ना, उसकी कम चांस है कि वो ऑनलाइन वाले कस्टमर को पसंद आए। दोनों का माइंडसेट बहुत अलग-अलग होता है। जिसको ऑफलाइन खरीदना होता है ना, वो ऑनलाइन के पर्सपेक्टिव से सोचता नहीं है, जिसको ऑनलाइन खरीदना होता है ना, उसका ऑफलाइन वाला पर्सपेक्टिव नहीं होता। दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इस हिसाब से आप ऑनलाइन वाले कस्टमर की क्या-क्या चीज़ें उसको पसंद आ रही है, उसका ट्रैक रखते रहो। जैसे सपोज़ करो आपने नया काम चालू किया और आपने 300 प्रोडक्ट मँगवा करके शुरुआत करी। 300 में से हो सकता है कि हर डिज़ाइन के 10-10 पीस थे। अब देखो कि इसमें से 4-5 डिज़ाइन में सबसे अच्छी कौन-सी बिकी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज़िंग करने के लिए जाओ ना, तो उन्हीं 4-5 से जुड़ते हुए और 10 डिज़ाइनें लाओ, ना कि उन बची हुई 25 में से। करेक्ट। तो फिर आपके पास और स्टॉक हाथ में आ गया। अब जब वो और स्टॉक हाथ में आ गया, उससे आप लोग को पता चलेगा कि यार अब की बार 5 की जगह अब की बार 12-13 डिज़ाइनें हिट हो गई। फिर उन 12-13 डिज़ाइनों पर और फ़ोकस करो, और फ़ोकस करो। इस हिसाब से आप अपने स्टॉक को प्लान करो। साथ-साथ में आप क्या कर सकते हो, साथ-साथ में आप ये देख सकते हो कि अमेज़न पर चले गए, उसके बेस्ट सेलर का सॉर्टिंग कर लो जाकर के, या मिंत्रा पर चले गए, या फ्लिपकार्ट पे चले गए, या किसी भी दूसरी वेबसाइट पर चले गए, उसके बेस्ट सेलर जाकर के देख लो। आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, जो ज़्यादा बिक रहे हैं उससे मिलते-जुलते आप और उठा लो।
कम से हम्म, कम आपको डेड स्टॉक मिलेगा इससे, नंबर पहली चीज। नंबर दूसरी चीज ये होगी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस अपने इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी घड़ी का काम करता है। ये है। एब्सोल्युटली। सर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहीं से खरीद रहा हूँ, मतलब मैं ये पेन बेचना हम्म चाहता हूँ, क्रॉकरी बेचना हम्म चाहता हूँ, कोई कपड़े बेचना चाहता हूँ, कोई भी चीज़, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक बायर भी अच्छा होना चाहिए मेरे पास जहाँ से मैं खरीदूँ। क्या क्या सोर्सेज है अच्छे बायर को ढूंढने के, कहाँ से मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छे मिल सकते हैं? देखो, अच्छे वेंडर्स हमें यदि ढूंढने हैं ना, एक बहुत अच्छा तरीका है। आप सबसे पहले तो ये देखो कि इस प्रोडक्ट की मेन मंडी कौन सी है। जैसे कपड़े का किसी को काम करना हो तो डेफिनेटली सूरत में सबसे अच्छा कपड़ा मिल सकता था, क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट ऑफ वर्ल्ड। नंबर दूसरा, आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो आप पाओगे कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो उसके इंपोर्ट के चांसेस आपको ज़्यादा दिल्ली जैसी साइट्स में मिलेंगे। ऐसे ही मान लो कि किसी को शूटिंग शर्टिंग का काम करना हो, तो उसके लिए भीलवाड़ा या भिवंडी जैसे बड़ी बड़ी मंडियां हैं। तो आप मंडी पता करो कि इस चीज़ की असली मंडी कौन सी है, हम्म। और उस मंडी के अंदर आप चले जाओ खुद। लोग क्या करते हैं, लोग जब ऑनलाइन भी चालू करना होता है ना, तो ये भी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ऑनलाइन बेचना है तो ऑनलाइन ही खरीद लूंगा। करेक्ट। आपको देखना पड़ेगा ना कि उस मंडी में उतर करके कि एक्चुअल बायर, एक्चुअल सेलर्स कौन से हैं। कौन है? और आप पाओगे कि जो जितना बड़ा सेलर होगा ना, आज भी इंडिया के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, होलसेल मार्केट के अंदर विशेषकर, जितना बड़ा सेलर होगा ना, वो उतना ज़्यादा ऑफलाइन मिलेगा। वो उसको फुर्सत ही नहीं है अपने उस धंधे से ही कि वो ऑनलाइन ले जाकर के कुछ बेचने बैठे। उसको इतना हम्म। टाइम ही नहीं है। लोग जो छोटे-छोटे रिटेलर हैं उसके पास खड़े हैं लाइन लगा करके, और वो उनका बिल बनाने-बनाने में ही अपना पूरा दिन निकाल रहा है। निकल जाए। तो आप उस मंडी के अंदर जाओ, उस मंडी के अंदर 2-4 दिन फिरो, घूमो, आपको लोगों से बातचीत करके पता चल जाएगा कि यार ये सुरेश ब्रदर्स वाला इस साड़ी का या इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा सप्लायर है, कोई किसी और चीज़ का बहुत बड़ा सप्लायर है। वहाँ पर फिर जाकर के उससे 10 पीस प्रोडक्ट लेकर के आ जाओ। वहाँ पर आपको अपने थोड़ा-सा रिस्क साथ में लेकर के चलना पड़ेगा बस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यहीं पर एक प्रॉब्लम आता है जो आपने बताया कि अगर जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑफलाइन नहीं आता है। आज यही प्रॉब्लम ज़्यादातर छोटे बिजनेसमैन का भी है। हुँ, उसको ऐसा लगा रहता है कि यार मैं अगर दुकान पे नहीं बैठूँगा तो मेरा दुकान नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हाँ, आदमियों पे डिपेंड नहीं रहना है, तो मैं ये सब मेरी दुकान को सँभालने का काम करूँ या ये मैं ऑनलाइन में जाऊँ। हुँ, ऑनलाइन में जाएँगे तो भी उसमें प्रोडक्ट देखो, एसकेयूज़ देखो, आपने हुँ, जो नंबर्स हुँ, बताए वो हुँ। देखो। तो मैं कैसे टाइम एडजस्ट करूँ? देखिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं इस मामले में एक बात हमेशा कहता हूँ, एक्सीडेंट है ना ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिन्हें लगता हो कि हमें बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है। जिसको मेरी तरह गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती ना, वो जब रोड पर उतरता है ना, तो वो एकदम चारों आँखें खोल करके निकलता है कि भाई साहब मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। करेक्ट। ये जो व्यापारी है ना, जो ये बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है ना? उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को तो सच में टाइम नहीं है, और मेरे से बढ़िया धंधा ये कोई चला नहीं सकता। और वहीं पर जाकर के उससे एक्सीडेंट हो रहा है कि उसने चालू नहीं किया, उसके पड़ोसी जो छोटा-सा दुकानदार था ना, उसने चालू कर दिया और वो रॉकेट की तरह भाग गया आगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नई चीज़, जब आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई नई फैशन आ रही है या नया ट्रेंड आ रहा है, उसको आप फटाफट से जाकर के अडॉप्ट कर रहे हो। जैसे मान हुँ। लो कोई टाइल बेच रहा है, सिरेमिक्स का काम है, टाइल बेच रहा है भाई। अब जो टाइल बेच रहा है, वो उसके पास नई ट्रेंड की टाइल आ गई मार्केट के अंदर, तो वो हाथों-हाथ सबसे पहले मँगवाएगा अपने मैन्युफैक्चरर से। लेकिन अपने बिज़नेस करने के तरीके में नया ट्रेंड आ गया, उसको नहीं चेंज करना, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से बढ़िया तो धंधा कोई कर ही चला नहीं ही नहीं सकता सकता। है। भाई जितना जल्दी आप अपनी फैशन मार्केट में लेकर के आते हो ना, उतना ही जल्दी आपको ये ट्रेंड भी मार्केट में लेकर के आना पड़ेगा। आप निकालो तो निकालो, मेरी तो हिदायत है मत निकालो। कोई और निकाल लेगा, जो निकाल लेगा वो ले जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, ये बहुत बड़ा पेन एरिया है, हर किसी को ऐसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही करते रहूँगा। ऐसे जगह पर उनको करना क्या चाहिए? क्या खुद को चेंज करना चाहिए या किसी और को हायर करना चाहिए काम करने के लिए? जितने भी लोगों ने अपना खुद का धंधा चालू किया है ना? जैसे मान लो कि मेरे पास एक अंकल हैं, उनका 20 साल पुराना काम है। मैं उनको बोलता हूँ 20 साल पीछे जाओ और अब रीसेट करो अपने आप को कि आपने खुद की जगह ना किसी और बंदे को बोल दिया था कि यार मेरी दुकान चला ले। समझ रहे हैं बात हुँ। को? मतलब खुद की जगह किसी और को चला लेता तो क्या वो 20 साल तक चल जाती क्या दुकान? शुरुआत में आपको आपकी चाहे सोशल मीडिया एजेंसी हायर करो, चाहे किसी लड़के को हायर करो, चाहे खुद लगो। खुद को लगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके बिज़नेस के बारे में, आपके कस्टमर के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, सोशल मीडिया एजेंसी को डायरेक्टली हायर करते हैं। डायरेक्टली हायर करने के बाद में उसको बोलते हैं कि ₹10,000 महीने के दे दिए। क्या डालना है? फ़ोन ही नहीं उठाते उसका। वो महीने के एंड में ₹10,000 का बिल दे देता है। उसको 2-3 महीने, 6 महीने तक तो उसको पेमेंट कर देते हैं, 10,000 करके ₹60,000 दे दिए। 6 महीने बाद में बोलते हैं कि या तो फर्जी, छोड़ के बंद।
समझ रहे हैं बात को? गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी आपकी तो है। अपनी है ना, गलती तो क्या गलती है कि भाई उसने सोशल मीडिया कंपनी चलाई है। हाँ, उसने आपकी तरह टी-शर्ट या पैंट थोड़ी ना बेची है, या आपकी तरह ज्वेलरी थोड़ी ना बेची है, वो तो आपको पता है ना। करेक्ट। आपको उसके बराबर टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो बिल्डअप होकर के निकलेगा। यहाँ पर मैं तो यही कहता हूँ कि आप खुद के टाइम में से ही कुछ स्पेयर करना शुरू करो और इसको इन्वेस्टमेंट मानो, है ना? ये एक एक्सपेंडिचर नहीं है टाइम, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको 2 साल बाद में जाकर के रिजल्ट देगा। लेकिन उसकी हुँ। शुरुआत तो आपको कहीं न कहीं से तो करनी करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत, बहुत शानदार तरीके से सर आपने समझा दिया। ग्रेट। सर आपके साथ बात करके तो मुझे बहुत पता चल रहा है कि यार आपने सालों इस इंडस्ट्री में दिए हैं, तो जी, 100% आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया जी। है। लेकिन मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है, आपकी कंपनी का ब्रांड का जो नाम है केसीपीसी, ये एग्ज़ैक्टली क्या है? तो ये एक रैंडमली चालू हुआ नाम था, मतलब इसमें कोई बहुत साइंस हम लोगों ने नहीं लगाई थी। अ, ये ऐसा था कि शुरुआत में हमारे पास 2 फ़र्में थी। मेन फ़र्म जो थी हमारी वो खाटू श्याम क्रिएशंस थी। तो उन 2 फ़र्मों को हमने जोड़ कर के ये नाम बनाया था केसी और पीसी, केसी-पीसी को जोड़ कर के बनाया था और ये रैंडमली चालू हुआ था। एक बड़ा रीज़न तो ये था कि भई खाटू श्याम जी का जो स्पेलिंग होता है वो थोड़ा-सा ट्रिकी स्पेलिंग है। तो कई लोग जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं या कोई और दूर-दूर की ऑडियंस होती है, वो उसको लिखने में भी गड़बड़ करती थी। साथ ही साथ ये इतना कॉमन नेम है कि इसके नाम के और भी कई ब्रांड्स निकल कर के आते थे। तो हमने सोचा कि कुछ यूनिक नाम रखते हैं, तो उसके चक्कर में हमने ये नाम रखा था। एंड अगेन बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बन जाएगा क्या। बाद में जाकर के ये अपने आप में ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश हो गया। आज मैं चाहता हूँ कि भई मैं इस ब्रांड को और तरीके से मान लो इससे जुड़ते हुए कुछ लेना चाहूँ डोमेन वगैरह, मिलता ही नहीं है। वो बात है। 100%, 100%। मैं इनफैक्ट लाइक हमारे कुछ फैमिली में फ्रेंड्स में वहाँ पर लोग जी, हैं। मैं उनको जब भी बोलता हूँ जी। केसीपीसी से आने वाले हैं, दे आर लाइक क्या बात कर रहे हो? वो आपके पास आ रहे हैं? मतलब उन्होंने इतने सारे आपके वीडियोज़ देखे। मेरे जी। लिए लाइक ये मिलियन फॉलोवर वाला है और ये नाम हाँ, ऑड था। हाँ, उन लोग बोलते नहीं यार, हमारे लिए तो रोज़ वो वीडियोज़ देखते हैं। हाँ। मतलब आई वाज़ लाइक वेरी सरप्राइज़्ड, बट येस, बहुत शानदार काम किया सर। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी व्यूअर को आपके साथ जुड़ना हो या आपके पास से कोई प्रोडक्ट खरीदने हो या आपके साथ बिज़नेस भी करना हो मिल करके, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा है, हमने हमारे जितने चैनल्स हो सकते हैं कस्टमर से कम्युनिकेशन के हर ओपन रखे हैं। आप चाहो इंस्टाग्राम पर कमेंट करो, व्हाट्सएप पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, जहाँ आप जाओगे वहाँ से हम लोग आपको पकड़ के बुला लेंगे। हुँ। और हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी। आपको यदि व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करना है या फ़ोन पर बात करके ऑर्डर करना है, तो हमने वो सुविधाएँ भी दे रखी है। या फिर मान लो कि आपको पता है कि वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर कैसे करना होता है, तो आप हमारी वेबसाइट onlinemandesh.com करके वेबसाइट है। आप वहाँ पर भी जा सकते हो, वहाँ पर जाकर के हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हो। कई लोग जब भी कोई साड़ी वगैरह या लहंगा वगैरह या कोई भी आइटम खरीदने का सोचते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये कन्फ्यूज़न होता है, भाई साहब आप दिखा दो ना बढ़िया क्या है? या हमें बेस्ट क्या मिल सकता है, ऐसा कुछ रिकमेंड कर दो। हमने इसका एक बहुत शानदार सॉल्यूशन निकाला जिसको इंडिया की हमारी इंडस्ट्री के टॉप नॉच ब्रांड्स आप मान लो टाटा वगैरह है ना, उन्होंने भी कॉपी किया है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे जितने भी वीडियोज़ आप देखोगे सबके अंदर एक हमने कोड नंबर दिया होता है हमारी प्रोडक्ट का। उस कोड नंबर को हमारे वेबसाइट पे डालना होता है। सपोज़ मैंने एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को नंबर दे दिया 1727। अब हमारी वेबसाइट पर जाकर के 1727 कोई डालेगा ना तो उसके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगा। वहाँ से वो आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अब किसी को लगे कि नए-नए ट्रेंड्स के बारे में कैसे पता चले, तो उसका सिंपल सा तरीका है हमारे चैनल को फ़ॉलो कर लो। लगातार नए-नए वीडियोज़ डालते रहते हैं, नए-नए ट्रेंड्स डालते रहते हैं, आइटम्स क्या अभी डिमांड में है वो सब बताते रहते हैं। कई चीज़ें ध्यान में रखने वाली बताते रहते हैं कि इन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है, ये मत करो। फिर वहाँ से उनको अपडेट्स वगैरह मिल जाती है। अमेज़िंग, 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 ग्रेट। बहुत, बहुत थैंक यू शानदार सर। सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ थैंक यू बात सर। करके। और इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन जी, आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं किसी के साथ बात करूँगा तो थैंक लाइक यू सर। आई हैव सफिशिएंट नॉलेज। थैंक यू सर। ग्रेट। एंड इनफैक्ट मैं आई एम वेरी श्योर कि ये पॉडकास्ट अगर अभी तक कोई देख रहा है, तो किस तरीके से ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म खुद का बनाना, कैसे खुद को ऑनलाइन लेके जाना, प्रोडक्ट सेल करना, इन इसका ए टू ज़ेड बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल गई है। हमने स्टार्ट किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कौन से प्रोडक्ट सेल करें, क्या करें, कौन-सा मार्केट प्लेस बनाएँ, कैसे ऑडियंस को ढूँढें, कैसे ऑपरेशंस को मैनेज करें और किस तरीके से बिज़नेस के नंबर्स को ट्रैक करें। ये बहुत सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में देखने मिली है। और जी, इनफैक्ट सर मुझे खुद को बहुत सारा लर्निंग आज थैंक यू के सर। कन्वर्सेशन से मिला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट लर्निंग आपका क्या था? मुझे नीचे कमेंट में बताइए। एंड सर मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं पीयूष जी को वापस से बुलाऊँ और वापस से एक अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करें, तो मुझे बताइए कि वो टॉपिक भी क्या होना चाहिए? आपके बिज़नेस, आपका ऑनलाइन बिज़नेस में क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं, वो भी मुझे मुझे नीचे बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे ही क्वेश्चन्स का आंसर हमारे अगले वीडियो में दे थैंक दें। यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच फॉर कमिंग।